हम सब अपने बारे में एक आदर्श छवि रखते हैं। हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें उसी आदर्श छवि से जानें। ये ज़रूरी नहीं कि ये छवियाँ हमारे व्यवसाय से जुड़ी हों, ये कुछ भी हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें किसी आध्यात्मिक, किसी साहसिक या किसी वैरागी की तरह याद करें। हालांकि ये बात एक तरह से जजमेंटल होना होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जेसाई दीपक खुद को एक डीकोलोनाइज़र या उपनिवेशक की तरह पहचाना जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। डीकोलोनाइज़र मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे दो बातें कर कर हमारी बीड़ियों, हमारी सीमाओं या किसी सांस्कृतिक गुलामी का भान कराता है। अपनी पहली किताब इंडिया दैट इज़ भारत में जेसाई दीपक हमें उस यूरोपीय उपनिवेशवादी मानसिकता से मिलवाते हैं जिसने हमारी रोज़मर्रा के जीवन, हमारी सोच विचार की दिशा, हमारे कानून, संविधान और हमारी जीवन शैली को प्रभावित किया है। और हमें एक किस्म की भ्रामिक चेतना भी है कि हम स्वतंत्र हैं। अपनी पहली ही किताब में वो एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिसे वो मध्य पूर्वी उपनिवेशवाद कहते हैं। उनका मानना है कि अंग्रेज़ों की तरह मध्य पूर्व से आए आक्रमणों ने भारत में पहले से उपस्थित संस्कृति से सिर्फ समागम नहीं किया, बल्कि उनमें एक विध्वंस और एक टकराव की प्रवृत्ति भी थी। और समागम और टकराव दोनों इसकी जड़ में निहित हैं। क्या है कि कुछ भी काला या सफ़ेद नहीं होता, दरअसल सब कुछ ग्रे है। अपनी दूसरी किताब इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ अ सैंडविच नेशन में वो उस मध्य पूर्वी उपनिवेशवाद की व्याख्या करते हैं। एक बात और जो इस डिस्कोर्स को शुरू करने से पहले जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज के विचारशील तबके में कई तरह के विचार होते हैं। हम इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से वामपंथ, दक्षिणपंथ, उग्र वामपंथ या उग्र दक्षिणपंथ में बांट देते हैं। लेकिन एक सिविलियन के तौर पर यह हमारी अवेयरनेस का हिस्सा है कि हम इन विचारों से अवगत हों और इन सभी विचारों को सुनकर हम अपने खुद के विवेक से हम अपनी स्वतंत्र राय बनाएं। ऐसे में ये या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म सिर्फ उस विचार को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का काम करता है। इसे उसी न्यूट्रलिटी के साथ देखना चाहिए, न कि किसी विचारधारा के पोषक के तौर पर। अब हम अपनी किताब शुरू करते हैं। औरंगज़ेब के जीवनकाल के उत्तरार्ध में मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। मराठों से उनका उलझाव, सिख गुरुओं के प्रति क्रूरता और कई कारण मिलकर इस साम्राज्य की कब्र बने। अवसर पाकर कई अधीनस्थ मुग़ल प्रांतों जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया, मुग़ल साम्राज्य की हैसियत सबके सामने आ गई। रही सही कसर प्लासी और बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी, जब अंग्रेज़ों ने निर्णायक विजय पाई। एक और इस्लामिक साम्राज्य था जो अपनी पतन के कगार पर था, ऑटोमन साम्राज्य। दो इस्लामी साम्राज्यों का एक साथ ढहना मुस्लिम विद्वानों के लिए चिंता की बात थी। इस उथल पुथल में दो बड़े लोग उभरे, अरब में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और भारत में शाह वली उल्लाह देहलवी। दोनों ने माना कि उनके साम्राज्य इसलिए गिरे क्योंकि इस्लाम की धार्मिक और सामाजिक नींव कमज़ोर हो गई थी। वे इस्लाम को उसी शुरुआती शुद्ध अवस्था में लौटाना चाहते थे जिसमें गैर मुस्लिमों के प्रभाव से आई गलत चीज़ों को हटा दिया जाए। वहाबी बाकी मुसलमानों से अलग नहीं थे, लेकिन वो कुछ बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे पहला कि वो मानते थे कि अल्लाह अकेला है, उनका कोई सानी नहीं है और कुरान और शरीयत का पालन ही सच्चा रास्ता है, ना कि ये सूफ़ी रहस्यमयी अनुभव। दूसरा, वो इमामों की अंधी नकल को गलत ठहराते थे। तीसरा कि वो संतों या पीरों के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगने में यकीन नहीं करते थे और वो किसी मध्यस्थ में विश्वास नहीं करते थे। और चौथा ये कि नई चीज़ें जैसे कि कब्र पूजा, पीरों की पूजा, शादी ब्याह में दिखावा और विधवा विवाह की रोक को शरीयत के खिलाफ मानते थे। इन बातों से साफ है कि वो सिर्फ कुरान और हदीस को सही मानते थे, बात के नियमों को नहीं, ताकि इस्लाम की शुद्धता बनी रहे। वहाब के विचार ने भारत के बाद के इस्लामी आंदोलनों को प्रेरित किया, लेकिन भारत में देहलवी इस्लाम को नया जीवन देने वाले सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें गलती से भारतीय वहाबवाद कहा गया। वहाब का आंदोलन उनके नाम पर वहाबी कहलाया, पर देहलवी का आंदोलन जिसे सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने आगे बढ़ाया, तारीक़ मोहम्मदिया कहलाया। इसके लोग पहले मोहम्मदी कहलाए, लेकिन बाद में इसे भी वहाबी से जोड़ा जाने लगा, क्योंकि ये अरब के वहाबवाद से मिलता जुलता था।
देहलवी ने भारत में इस्लाम को नए रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका असर अहले हदीस देवबंदी, बरेलवी नदवा अलीगढ़, तबलीगी और पाकिस्तान आंदोलन जैसे सुन्नी आंदोलनों पर पड़ा। वो चाहते थे कि दुनिया भर के मुसलमानों एक खलीफा के नीचे एकजुट हों, जो उन्हें धार्मिक और सांसारिक रास्ता दिखाए। औरंगज़ेब के बाद उन्होंने मुग़ल शासक अहमद शाह बहादुर को सलाह दी कि हिंदुओं के सार्वजनिक त्यौहार पर रोक लगे, लेकिन उनकी बात अनसुनी रही। इससे निराश होकर देहलवी ने निज़ाम नजीबुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली जैसे शासकों को इस्लाम की सत्ता दोबारा लाने की गुहार लगाई। उन्होंने अब्दाली को मराठों और जाटों के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाया और अब्दाली से यहाँ रुककर दिल्ली में मुसलमानों की हिफाजत की भी मांग की। अब्दाली ने 1761 में पानीपत में मराठों को हराया, लेकिन दिल्ली को लूटा और फिर अफ़गानिस्तान वापस लौट गया। देहलवी 1762 में निराश होकर मर गए, लेकिन उनके बाद उनकी कमान उनके दूसरे शागिर्दों ने संभाली। उधर बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राज़ी आंदोलन शुरू किया, जो वहाबी विचार से प्रेरित था। उन्होंने बंगाल को दारुल हर्ब कहा और गैर इस्लामी धार्मिक स्थलों को ध्वंस किया। इसके बाद जेसाई दीपक जिक्र करते हैं एक दूसरे किरदार का, सैयद अहमद शहीद बरेलवी। 1786 में रायबरेली में जन्मे सैयद अहमद बरेलवी को विद्वानों के अनुसार पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली के बेटे हसन का 36वां वंशज माना गया। देहलवी परिवार, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, बरेलवी के व्यक्तित्व, उनके सपने और मुस्लिम सत्ता के पतन से निपटने के सीधे तरीक़ों से प्रभावित हुए। उन्होंने बरेलवी को भी अपनी निष्ठा दी और बरेलवी भी वहाबी आंदोलन से जुड़ गए। बरेलवी का तरीका सशस्त्र जिहाद था। देहलवी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए बरेलवी ने विद्या यानी कि नई गलत प्रथाओं की, जिनकी मिलावट इस्लाम में हो गई थी, की अवधारणा का विस्तार किया, जिसमें शिया मुसलमानों और गैर मुस्लिम, जिन्हें कि मुशरिकीन कहते थे, के साथ मेलजोल की आई गलत चीज़ों को शामिल किया। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो अरब के मोहम्मद का अनुसरण करें और भारत, ईरान और रोम के रिवाज छोड़ दें। 1818 में दिल्ली में शुरू हुआ उनका प्रचार उन्हें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, गंगो, ननौता, रामपुर बरेली, शाहजहाँपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ले गया। बरेलवी के प्रभाव से ही विचारधारा पटना यानी कि तब के आज़माबाद में फैली, जहां इसके वाहक विलायत और इनायत अली यानी कि अली ब्रदर्स बने। साई का मानना है कि अगर भारत में इस्लाम का कोई भारतीय स्वरूप या गंगा जमनी तहजीब थी, तो मुस्लिम वहाबी समुदाय के प्रभावशाली लोगों ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि ये मिश्रण ज़्यादातर हिंदू मूल के नव मुस्लिमों की वजह से था। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ने भारत में कोई ख़ास रंग नहीं लिया या भारत के संपर्क में लचीला नहीं हो गया। ये मिश्रण बस उन नव मुस्लिमों की हिंदू जड़ों के नतीजा था, जो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पाए थे। लेकिन इस्लाम 1.0 यानी कि सच्चे दीन की पहली पुकार पर आम मुसलमानों ने इस तथाकथित मिश्रित संस्कृति को छोड़ दिया। इस इस्लाम के भारतीकरण का दावा कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद बरेलवी कलकत्ता से होते हुए मक्का गए। बंगाल में शरीयतुल्लाह के फ़राज़ी आंदोलन ने बरेलवी विचारों के लिए पहले से ही मंच तैयार किया हुआ था। कलकत्ता से बरेलवी मक्का गए और 1822 में हज किया। इस दौरान पंजाब में मुसलमानों, खासकर पठानों की कमज़ोर होती हुई सत्ता ने उन्हें परेशान किया। वे इसे अफ़गानिस्तान और भारत में मुस्लिम सत्ता के लिए ख़तरा मानते थे। देहलवी की राह पर चलते हुए बरेलवी ने हैदराबाद के निज़ाम, हेरात के शहज़ादे कामरान, बुखारा के अमीर नसरुल्लाह और उत्तर पश्चिम सीमांत के पठान कबीलों से भारत को अंग्रेज़ों और मूल स्थानीय निवासी काफिरों से आज़ाद करने की अपील की। उनकी अपील का एक गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर कि उत्तर पश्चिम सीमांत में, और क्वीनसबर्ग से हटकर पूरे उपमहाद्वीप के आम मुसलमान उनसे जुड़े। मुसलमानों के इस समर्थन ने बरेलवी को यकीन दिलाया कि समाधान अजलाफ और अर्जाल जैसे आम मुस्लिम समुदाय में है, न कि कुलीनों में। अकबर के समय के सिरहिंदी का इस्लामिक सुधार और पुनर्जनन का आह्वान, जिसे औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद देहलवी ने आगे बढ़ाया, बरेलवी ने भारत के और पूरे उपमहाद्वीप के मुस्लिम समाज में गहराई तक पहुंचाया। जनवरी 1826 में सैयद अहमद बरेलवी अफ़गान कबीलों के सहयोग और मुस्लिम देशों से नज़दीकी को देखते हुए रायबरेली से उत्तर पश्चिमी सीमांत में रवाना हुए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पटना केंद्र में सिखों के खिलाफ चलने वाले जिहाद के लिए लगातार आदमियों,
पैसों और सामान की व्यवस्था कर दी। इस काम में अली ब्रदर्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। 1826 के आखिरी महीनों में सैयद अहमद बरेलवी अफ़गानिस्तान के गजनी पहुंचे और महमूद गजनबी की मज़ार पर रुके, जो कभी सोमनाथ पर हमला कर चुका था। 800 साल पहले के गजनबी से बरेलवी का जुड़ाव बताता है कि उस बहावी सोच में एक तरह की एकता है जो जाति, भाषा, देश के ऊपर केवल धर्म को देखती है। गजनी से ही उन्होंने अपने आंदोलन की अगुवाई शुरू की। उन्होंने सिखों पर अत्याचार का आरोप लगाकर भारत में जिहाद का ऐलान किया और हज़ारों मुसलमानों को साथ जोड़ा। उनकी सेना ने पेशावर पर कब्जा किया, लेकिन रणजीत सिंह ने फूट डलवाकर उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी मारे गए। इतिहासकार आयशा जलाल अपनी किताब पार्टीसन्स ऑफ अल्लाह में बताती हैं कि बालाकोट आज भी कट्टरपंथी विचारों का केंद्र माना जाता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने यहीं एयर स्ट्राइक किया था। इतिहासकार मानते हैं कि बरेलवी की बनाई विचारधारा आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें मानने वाले आज भी अपने इतिहास को याद रखते हैं। एक सवाल ये है कि क्या ये नेटवर्क अंग्रेज़ों के लिए भी समस्या का विषय था और अंग्रेज़ों को इसकी कितनी जानकारी थी। एक आम अवधारणा ये है कि 1851 तक अंग्रेज़ों को बहावी नेटवर्क की पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ विद्वान जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद मानते हैं कि अंग्रेज़ों को नेटवर्क की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सिखों पर बहावी हमलों को नज़रअंदाज किया। प्रसाद इसे अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। पहली बात कि प्रसाद की किताब इंडिया डिवाइडेड 1946 में कांग्रेस के पाकिस्तान आंदोलन के नेताओं को मनाने के संदर्भ में लिखी गई थी। ये हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का दावा करती है, लेकिन वहाबी लक्ष्य और दहलवी की तारीख मोहम्मदिया का भारत के स्थानीय मूल निवासियों के बारे में दृष्टिकोण को नज़रअंदाज करती है। दूसरा ये कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख कमज़ोर थे। ऐसे में यह अंग्रेज़ों की निष्क्रियता की व्याख्या नहीं होती। तीसरा ये कि अंग्रेज़ ये नहीं सोच सकते थे कि उनके क्षेत्र में पनप रहा नेटवर्क केवल सिखों को निशाना बनाएगा। साई अपनी किताब में कई उदाहरण देकर बताते हैं कि ये नेटवर्क कैसे ये बहावी नेटवर्क अंग्रेज़ों के लिए गली की हड्डी बन गया था। यहाँ तक कि लॉर्ड डलहौजी को युद्ध स्तर पर इससे निपटने के लिए नीतियाँ बनानी पड़ी। एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि बहावियों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को बड़ी चुनौती दी, लेकिन आरसी मजूमदार कहते हैं कि बहावी 1857 के विद्रोह से अलग रहे। मजूमदार कहते हैं कि बहावियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संगठित प्रयास किया, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि मुस्लिम स्वतंत्रता के लिए था। इसका आधार धार्मिक था, न कि राष्ट्रीय। जी साई दीपक का मानना है कि बहावी आंदोलन का इतिहास और देलवी का शुद्ध इस्लाम लाने का लक्ष्य साफ करता है कि ये विरोध धार्मिक था। इसे धर्मनिरपेक्ष बताना भारतीय चेतना के लिए नुकसानदायक है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद जब अंग्रेज़ों का ध्यान दिल्ली से हटा, उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत में बहावी खतरे से निपटने का फैसला किया। आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसे कितनी गंभीरता से लिया। 1857 तक उन्होंने 16 अभियान चलाए और 33,000 सैनिक उत्तर पश्चिम सीमांत भेजे। 1863 तक 20 अभियान और हुए और 60,000 सैनिक भेजे गए। इसके अलावा अनियमित सहायक और पुलिस अलग से शामिल थे। सिपाही विद्रोह और अंग्रेज़ों की देशद्रोह की हर गतिविधि पर सख्ती ने पटना से उत्तर पश्चिम सीमांत तक लोगों और सामान की सप्लाई को मुश्किल कर दिया। 1863 से 1883 तक कई वहाबी नेता गिरफ्तार हुए और उन पर इंडियन पीनल कोड की धारा 121 के तहत जो रानी के खिलाफ युद्ध की सज़ा देती थी, मुकदमा चला। 1870 तक, जिसे कि ज़्यादातर विद्वान वहाबी आंदोलन का अंत मानते हैं, इसका जोश कम हो गया क्योंकि ज़्यादातर बड़े नेता गिरफ्तार होकर अंडमान भेजे गए। अंग्रेज़ों को इस देशव्यापी वहाबी नेटवर्क को पता लगाने के लिए कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। लेकिन असल में अंग्रेज़ 1830 में अली ब्रदर्स द्वारा बनाए गए संगठन को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सके। साई मानते हैं कि वहाबी आंदोलन मध्य पूर्वी औपनिवेशिकता की सोच को दर्शाता है, जो बार बार जीवित होती है और गुप्त रहती है। सैन्य हार, नेताओं की कैद या मृत्यु से ऐसे आंदोलन ख़त्म नहीं होते। बरेलवी ने आम समुदाय को हिस्सेदार बनाकर इसे हमेशा के लिए जीवित रखने का स्रोत दे दिया, जैसे हिंदू पुराणों में रक्त बीज। क्या इस सोच को सिर्फ कानून से रोका जा सकता है?
साई बताते हैं कि 1870 में इंडियन पिनल कोड की धारा 124 ए यानी कि राजद्रोह को बहावी खतरे से निपटने के लिए जोड़ा गया था। लेकिन क्या धारा 124 ए ने बहावी नेटवर्क को पूरी तरह से ख़त्म किया? जवाब है नहीं। संगठन को ख़त्म करना संभव होता है, लेकिन ऐसी विचारधारा या ऐसी सोच जो अलग अलग नाम या रूप ले ले, इनको कैसे रोका जाए? यह बहावी आंदोलन के प्रमुख वैचारिक प्रभावों अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, नदवा और अलीगढ़ आंदोलन की ओर लेकर जाता है। जेसाई दीपक बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने बहावी नेटवर्क का खुलासा किया तो इसका अजीब प्रभाव हुआ। पहला कि बहावी विचारधारा को मुस्लिम समाज में ज़्यादा हमदर्दी मिली। दूसरा ये कि क्योंकि अब बहावी शब्द अंग्रेज़ों के लिए बदनीयत का दूसरा नाम हो गया था, इसलिए बहावी विचारधारा से सहमत लोगों ने खुद को खुलेआम बहावी कहने से बचना शुरू किया और नए नए नामों की आड़ में अपना काम करना शुरू किया। हालांकि इनके आदर्श दहलवी ही रहे। साई बताते हैं कि इनमें से कुछ संगठनों ने ये महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से खुली टक्कर लेना बेकार है, इसलिए ये खुद को वफादार ब्रिटिश नागरिक के रूप में पेश करने लगे, जो इस शर्त पर इस्लाम का पालन कर सकते थे कि धार्मिक आज़ादी बरकरार रहे। वहीं कुछ आधुनिक मुसलमानों ने अंग्रेज़ी शिक्षा को इस्लामिक शिक्षा के साथ मिलाकर नए संस्थान स्थापित किए ताकि मूल निवासियों से पीछे न रह जाएं। अहले हदीस, देवबंदी, अहमदिया, नदवा और अलीगढ़ आंदोलन इन्हीं श्रेणी में आते हैं। हालांकि इन आंदोलनों के बीच कई आंतरिक और विचारात्मक अंतर थे, खासकर जिहाद की व्याख्या और ब्रिटिश के प्रति रवैये को लेकर। फिर भी वे अधिकतर इस बात पर एकमत थे कि इस्लाम में सूफी परंपराओं की अतियों और हिंदू शिया प्रभावों को ख़त्म किया जाना चाहिए और दीर्घकालिक लक्ष्य इस्लामी शासन की पुनर्स्थापना हो। केवल उनके तरीके और रणनीतियाँ समय के अनुसार बदलती रहीं। बारबरा मेटकॉफ की पुस्तक का उल्लेख करके साई बताते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान देहलवी शिक्षण संस्थान मदरसा ए रहमिया के उत्पाद थे और उन पर इनके विचारों का प्रभाव भी था। वहाबी नेटवर्क के दमन के बाद एक प्रतिक्रिया ये थी कि अपनी शुरुआती झिझक के बाद सैयद अहमद खान और उनके जैसे संस्थानों ने यह स्वीकारा कि पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा केंद्रों की ओर लौटकर शिक्षा में सुधार किया जाए और अनुकूल परिस्थितियों में पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए समुदाय को तैयार किया जाए। बारबरा मेटकॉफ और आयशा जलाल ने भी अपनी अपनी पुस्तकों में बताया है कि शुरुआत में मुस्लिम समाज ने पश्चिमी शिक्षा से दूरी बनाई। इस शुरुआती रूढ़िवादिता के कुछ प्रत्यक्ष परिणाम भी हुए। जहां एक बड़ी संख्या में हिंदुओं ने अंग्रेज़ी सीखी और औपनिवेशिक शासन तंत्र में प्रवेश कर लिया, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अंग्रेज़ी शिक्षा से दूर रहा और इस प्रकार सत्ता संरचना में पिछड़ गया, किंतु अपनी मध्य एशियाई चेतना को उसने लगातार बनाकर रखा। समय के साथ मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों को ये बोध हुआ कि उनकी अलगाववाद की नीति और सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता उनके हित में नहीं है, क्योंकि इससे हिंदुओं का सत्ता में स्थान बढ़ा है और हिंदुस्तान के पूर्व शासकों के रूप में मुस्लिम सामूहिक स्मृति को आहत करता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रति अपने द्वार खोले। अलीगढ़ आंदोलन पहला राष्ट्रीय मुस्लिम आंदोलन था जिसने आधुनिकता को गले लगाया और इस्लामी शिक्षा के साथ उसे संस्थागत रूप से जोड़ा। दरअसल अलीगढ़ मॉडल सैयद अहमद खान की इस समझ का परिणाम था कि यदि देहलवियों के आदर्श को साकार करना है तो एक ऐसा इस्लामी वातावरण चाहिए जहां इस्लामी शिक्षा के साथ पश्चिमी ज्ञान को भी जोड़ा जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जा सकें जो औपनिवेशिक शासन और आधुनिक दुनिया दोनों के प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। चूँकि अलीगढ़ आंदोलन ने पाकिस्तान के निर्माण में योगदान दिया और चूँकि सैयद अहमद खान द्वारा प्रतिपादित दो राष्ट्रों के सिद्धांत ने इस दिशा को वैचारिक बल प्रदान किया, ये कहना अनुचित नहीं होगा कि देहलवी का लक्ष्य कम से कम आंशिक रूप से पूरा हुआ, क्योंकि उनके अनुसार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप इस्लाम का भूभाग था। इसलिए जिन्ना ने अलीगढ़ को भारत का मुस्लिम शस्त्रागार भी कहा। साई मानते हैं कि 1905 में बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन और 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना समय की दृष्टि से अलीगढ़ आंदोलन से बहुत निकट थीं और कई दृष्टियों से उसके प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थीं। 1857 की बगावत के बाद सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि ब्रिटिश की बेहतर संगठन शक्ति और तकनीकी ताकत के सामने मुसलमानों का मुकाबला करना मुश्किल है, और उसी दौरान उनकी सोच और कार्य तीन मुख्य दिशाओं में विकसित हुई। मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश के गुस्से से बचाना, इस्लाम की सैद्धांतिक रक्षा करना और मुसलमानों में अंग्रेज़ी और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसके लिए उन्होंने एक अंग्रेज़ी इस्लामी मॉडल तैयार किया।
उनके मुताबिक जब तक ब्रिटिश मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी में दखल न दें, जिहाद जायज़ नहीं है। उन्होंने सिखों के खिलाफ बहावी जिहाद को सही ठहराया, लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद को गैर इस्लामिक बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान और ईसाई दोनों अहले किताब यानी कि किताब वाले मज़हब होने के कारण एक दूसरे के दोस्त हैं। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा कि मुसलमानों ने ब्रिटिश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, जबकि 1857 की बगावत में शामिल मुसलमानों की वो निंदा करते हैं। वे मुसलमानों को ब्रिटिश के साथ जोड़ना चाहते थे ताकि हिंदुओं का प्रभाव कम हो। साई की नज़र में वो सैयद शाहिद बरेलवी का एक परिष्कृत अंग्रेज़ी और पश्चिमी संस्करण थे, जो दहलवी के सपने को लेखनी और संस्था निर्माण के ज़रिए पूरा करना चाहते थे, न कि बरेलवी की तरह हथियारबंद जिहाद से। आसिम मजूमदार बताते हैं कि ब्रिटिश ने इन नए आंदोलनों का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे हिंदुओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को रोकना चाहते थे, जो अंग्रेज़ी शिक्षा के ज़रिए पश्चिमी विचारों से परिचित हो चुके थे। कई लोगों का मानना है कि दो राष्ट्र सिद्धांत 1885 में हिंदू बहुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद अचानक उपजा विचार था, लेकिन सैयद अहमद खान के जीवन और लेखन से इस बात को गलत साबित करते हैं। सच्चाई ये है कि ये सिद्धांत उनके चिंतन में बहुत पहले मौजूद था। 1847 में जब सैयद अहमद खान ने अपने शुरुआती लेखों में बहावियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी, 1858 में उन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट में उन्होंने ही स्पष्ट शब्दों में लिखा कि हिंदू और मुसलमान दो परस्पर विरोधी जातियां हैं। वो अंग्रेज़ों की सैन्य नीतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी सेना का ढांचा हमेशा दोषपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए नादिर शाह ने फ़ारस और अफ़गानिस्तान की सेनाओं को बराबरी पर रखा था। एक में फ़ारसी और कुजुलबाशी थे, दूसरे में अफ़गान। यदि एक सेना विद्रोह करती तो दूसरी उसे कुचल सकती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में ऐसा कोई संतुलन नहीं रखा। सैयद का मानना था कि सिपाही सेना भले ही वफादार रही हो, लेकिन सरकार उन पर भरोसा कर नहीं बैठ सकती थी। उनके विचार केवल सांस्कृतिक या सामाजिक स्तर पर सीमित नहीं थे, बल्कि वे ब्रिटिश सरकार को ये भी सुझाव देते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग रखा जाए ताकि उनका सामाजिक नियंत्रण बना रहे। इतिहासकार एम.एस. जैन का उल्लेख करते हुए जेसाई दीपक बताते हैं कि अलीगढ़ कॉलेज में भी ये दो राष्ट्र सिद्धांत मानसिकता के तौर पर दिखाई देता है। वहाँ हिंदू छात्रों के साथ द्वितीय श्रेणी का व्यवहार होता था। प्रशासन का तर्क था कि ये कॉलेज मुसलमानों के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए हिंदुओं को समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इतिहासकार मजूमदार बताते हैं कि दो राष्ट्र सिद्धांत अलीगढ़ आंदोलन की मूल आधारशिला था और इसकी संरचना स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक थी। जेसाई दीपक आगे बढ़ते हुए सैयद अहमद खान के 18 दिसंबर 1887 के एक ऐतिहासिक भाषण की ओर ध्यान खींचते हैं। ये भाषण उन्होंने लखनऊ के मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, जो उसी समय मद्रास में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन के विरोध में आयोजित हुआ था। अब हम उस भाषण के कुछ प्रमुख अंश आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो दो राष्ट्र सिद्धांत की जड़ें और स्पष्ट करता है। और ये विचार कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोच समझकर गढ़ी वैचारिक रणनीति थी। भाषण कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं, मेरा ध्यान हमेशा अपने मुसलमान भाइयों की शिक्षा पर रहा है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि शिक्षा ने न सिर्फ हमारी कौम बल्कि पूरे देश और सरकार लाभान्वित होंगे। इस भाषण का उद्देश्य यही है कि मौजूदा राजनीतिक आंदोलन के प्रति मुसलमानों का रवैया क्या होगा, इसे स्पष्ट करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना, स्वतंत्रता देना, जीवन संपत्ति की रक्षा करना, अपराधों को दंडित करना और नागरिक मामलों को निष्पादन करना। और ये स्वीकार करना होगा कि अंग्रेज़ सरकार इन कर्तव्यों को ठीक तरह से निभा रही है। कांग्रेस की एक मांग है कि भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रणाली को लागू किया जाए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये प्रणाली के लिए भारत क्या तैयार है? नहीं, क्योंकि एक रूपता और समानता जो कि बुनियादी शर्तें हैं, वो हमारे देश में अनुपस्थित हैं। ना जातियों में समानता है, ना समुदायों में समान शिक्षा। मुसलमान ना हिंदुओं की बराबरी पर हैं, ना बंगालियों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि सभी नौकरियां प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए दी जाने लगीं, तो शक्तिशाली बहादुर जातियां भी ऐसे कमज़ोर लोगों के अधीन होंगी। कलम चलाने वाले बंगाली हम साहसी शासकों पर राज करेंगे और ये अस्वाभाविक असंतुलन देश के लिए घातक होगा। वायसराय की परिषद में चुनाव की बात करें तो भी वही असंतुलन रहेगा।
चाहे सार्वभौमिक मताधिकार हो या सीमित अधिकार, मुसलमान संख्या और संसाधनों में पीछे रहेंगे। और जब रिप्रेजेंटेशन ही बराबरी का ना हो तो शासन संतुलित कैसे होगा? हमें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हिंदू मुसलमान समान रूप से साझा सत्ता में भागीदार बन सकते हैं। यदि अंग्रेज चले गए तो भारत में एक कौम दूसरी कौम पर शासन करेगी, या फिर भारत फिर किसी विदेशी शक्ति का गुलाम बनेगा जो अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा कठोर होगी। सरकार को हम पर शक है और ये आशंका निराधार नहीं है, क्योंकि हम वही हैं जिन्होंने भारत पर 700 वर्षों तक शासन किया। इस इतिहास को ना सरकार भूल सकती है और ना हम। इसलिए हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे शक मिटे, शांति बने और मुसलमान फिर से गौरव के योग्य बन सकें। इसलिए भाइयों, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा। जब तक हमारी कौम शिक्षित नहीं होगी, सम्मान और समानता का सपना अधूरा रहेगा। मैं शायद उस दिन को देख ना पाऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब उसे ज़रूर देखेंगे। खान का भाषण यहाँ ख़त्म होता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मार्च 1988 तक, यानी बंगाल के धार्मिक आधार पर विभाजन से 17 साल पहले ही सैयद अहमद खान बंगाल में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या और उसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर सजग हो चुके थे। ये एक स्पष्ट संकेत था कि भविष्य में क्या होने वाला है। साई बताते हैं कि मुस्लिम समाज का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस ने पहले ही ऐसे बुनियादी मुद्दों पर समझौता करना शुरू कर दिया था जो दूरराष्ट्र सिद्धांत को और भी बल देने वाले कदम थे। स्वाभाविक था कि कांग्रेस की ऐसी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश को भी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। साई इसके कई उदाहरण अपनी किताब में देते हैं। उस समय के विचारकों ने इसे सैयद अहमद खान के प्रभाव का सीधा नतीजा माना। सैयद अहमद खान के इस संक्षिप्त जीवन चरित्र से स्पष्ट है कि उनका दूरराष्ट्र सिद्धांत वास्तव में देहलवी की परंपरा पर आधारित था, जिसे उन्होंने यूरोपीय राष्ट्र राज्य मॉडल के अनुरूप ढाल दिया था। साई का विचार है कि 1898 में उनकी मृत्यु तक उनके प्रयासों से मुस्लिम राष्ट्रवाद और उनके परिणाम स्वरूप मुस्लिम अलगाववाद गहराई से जड़ें जमा चुका था, जबकि भारतीय चेतना अभी भी गंगा जमनी संस्कृति के आदर्शवाद और भ्रमित विचारों में फंसी हुई थी। पाकिस्तान की यात्रा वास्तव में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन और खिलाफत आंदोलन से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में योगदान दिया, लेकिन वे 1870 के दशक में उभरते पैन इस्लामवाद के विचार से उत्साहित नहीं थे। 1877-78 और 1897 के युद्धों में भारतीय मुसलमानों ने उस्मानी साम्राज्य की आर्थिक मदद की, फिर भी सैयद अहमद खान इस आंदोलन से दूर रहे। इसका मुख्य कारण था उनका ब्रिटिश के प्रति झुकाव। वे मानते थे कि भारतीय मुसलमानों का भला अंग्रेज़ों के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि इससे हिंदुओं पर संतुलन बना रहेगा। उन्होंने लिखा था, मैं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में हूँ, क्योंकि भारतीय मुसलमानों की उन्नति उसी में है। उनका स्पष्ट मत था कि तुर्की का सुल्तान उन्हीं मुसलमानों का खलीफा है जो उनके अधीन है। वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रिटिश कर सकते हैं। पैन इस्लामवाद के सामने आम जनमानस में सैयद अहमद खान का ये विचार खास जगह नहीं बना पाया, बल्कि आम भारतीय मुसलमान का झुकाव तुर्की की खलीफा की ओर ही रहा, जिसका कारण थे सैयद जमालुद्दीन अल अफ़गानी। कुछ विद्वानों ने अफ़गानी को 19वीं सदी का सबसे प्रभावशाली मुस्लिम विचारक कहा है, क्योंकि उन्होंने वैश्विक उम्मा यानी कि मुस्लिम समुदाय के विचार को गहराई से स्थापित किया और खिलाफत की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो वास्तविक खिलाफत आंदोलन के जन्म के कम से कम 2 दशक पहले ही दिखाई दिया था। शाह वलीउल्लाह और देहलवी जैसे चिंतकों से प्रभावित होकर उन्होंने पैन इस्लामवाद और खिलाफत जैसे विचारों को आगे बढ़ाया। वे मानते थे कि मुसलमानों का उद्धार केवल धर्म की सही समझ, पश्चिमी ज्ञान और एकता से ही संभव है। साई के विचार में भारत में खिलाफत मूवमेंट की जड़ें भी कहीं न कहीं वहाबी और देहलवी की ओर लेकर जाती हैं। आगे किताब में साई बंगाल विभाजन का जिक्र करते हैं। बंगाल विभाजन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि उस समय बंगाल प्रांत की सीमाएं कितनी विशाल थीं। 1874 से पहले इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूनाइटेड प्रोविंस और मध्य भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। इतने विशाल क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई की तरह संचालित करना कठिन होता जा रहा था और 1866 के उड़ीसा अकाल ने इस कठिनाई को उजागर भी कर दिया था। इसके बाद प्रशासनिक पुनर्गठन की आवश्यकता स्पष्ट हुई। इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड कर्जन 1898 में भारत आए और 1899 में वायसराय बने।
उसी वर्ष सैयद अहमद खान और अफ़गानी की मृत्यु के साथ मुस्लिम समाज में नेतृत्व का एक शून्य उत्पन्न हुआ। इस रिक्तता के बीच पूर्वी बंगाल और असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग प्रांत के रूप में गठित करने की योजना बनी, जहाँ की 3 करोड़ की आबादी में 59% मुसलमान थे। ये प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक गणनाएं भी थीं। ब्रिटिश प्रशासन जानता था कि मुस्लिम नेतृत्व को खुश रखकर वे बंगाल में हिंदू नेतृत्व को कमज़ोर कर सकते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद की शक्ति को संतुलन से बाहर कर सकते हैं। इसी समय मुस्लिम समाज में ये धारणा बनी कि धार्मिक शिक्षा या अलीगढ़ मॉडल अब पर्याप्त नहीं है, उन्हें एक राजनीतिक मंच चाहिए। मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क जैसे नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाकर अलग संगठन की मांग उठाई। इसका परिणाम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में सामने आया। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को सस्ते कर्ज और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के जरिए लुभाया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और अन्य मुस्लिम नेता इस लालच में आ गए और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होते हुए चले गए। दूसरी ओर इसी समय हंटर आयोग की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि भारतीय मुसलमानों में शिक्षा की धीमी प्रगति का कारण उनकी धार्मिक शिक्षा के प्रति झुकाव है, जिससे वो आधुनिक शिक्षा से दूर रहकर आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए। इसीलिए जैसा कि जेसाई दीपक कहते हैं, बंगाल विभाजन को केवल फूट डालो और राज करो की नीति कहना सतही होगा। ये निर्णय पहले से मौजूद सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विभेदों के आधार पर था। अंग्रेज़ों ने उनका लाभ उठाया, उन्हें पैदा नहीं किया था। 1850 के बाद सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ़ और आमिर अली जैसे नेताओं ने अंग्रेज़ी भाषा और प्रशासनिक भागीदारी की समझ के आधार पर एक नया मुस्लिम नेतृत्व खड़ा किया। दिल्ली के इस्लामी आंदोलन ने इस नेतृत्व को पारंपरिक वैधता दी, जिससे एक शिक्षित मुस्लिम जमात सत्ता में हिस्सेदारी की संगठित दावेदार बन गई। अंग्रेज़ों ने इसे बंगाली हिंदू राष्ट्रवाद के संतुलन के रूप में देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस घटना को मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति के रूप में देखा, लेकिन जेसाई दीपक लिखते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि यदि आर्थिक पिछड़ापन ही मुख्य कारण था तो मुसलमानों ने अंग्रेज़ी शिक्षा को धार्मिक कारणों से क्यों नकारा था। साई लिखते हैं कि ये वही दृष्टिकोण है जो मोपला विद्रोह और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को वर्ग संघर्ष के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करता है। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी गई, बावजूद इसके कि बंगाली हिंदू समाज ने इसका तीव्र विरोध किया था। कि योजना के तहत पूर्वी और उत्तरी बंगाल को आसाम के साथ जोड़कर पूर्वी बंगाल और आसाम नाम का एक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई थी। इस प्रांत में 1.8 करोड़ मुसलमान और 1.2 करोड़ हिंदू थे, जबकि शेष बंगाल में 4.2 करोड़ हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। इसके जवाब में दिसंबर 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में विभाजन की निंदा की गई और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को समर्थन मिला। कांग्रेस ने 1911 में बंगाल के पुनः एकीकरण तक इस विभाजन का लगातार विरोध किया। इस घटना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिले। पहला, विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण हुआ, जैसे कि अनुशीलन समिति। इन समितियों ने कई क्रांतिकारी जैसे कि अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और बागा जतिन जैसे क्रांतिकारी निकले। दूसरा, कांग्रेस के भीतर ही आंदोलन के तरीकों को लेकर विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल के रूप में। नरमपंथियों का मानना था कि स्वतंत्रता एक दूर का सपना है और ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता ही व्यवहारिक लक्ष्य है। 1908 में कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रतिनिधि एस शंकरन नायर ने वंदे मातरम की जगह वंदे माता पितरों का नारा देने का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को माता और इंग्लैंड को पिता बताया गया। इसके विपरीत गरमपंथी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ब्रिटिश शासन को पूर्ण अवहेलना के पक्ष में थे। वे कांग्रेस की याचना प्रधान नीति को भिक्षावृत्ति कहते थे और भारतीय संस्कृति की महानता में विश्वास रखते थे। आरसी मजूमदार के अनुसार इन नेताओं का विश्वास था कि जनता को आंदोलन से जुड़ना अनिवार्य है और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ना आवश्यक है। साई बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार को गरमपंथियों के उभार का भय था, इसलिए उन्होंने नरमपंथियों को सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। ये एक रणनीतिक संतुलन था
जिससे ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाले तत्वों को सीमित किया जा सके। बंगाल विभाजन के बाद अगला गंभीर संकट तब उत्पन्न हुआ जब पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के साथ भेदभाव शुरू हुआ। गवर्नर जीवी फुलर ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को प्राथमिकता दी और स्वयं को औरंगजेब के शासनकाल से जोड़कर हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों को श्रेष्ठ बताया। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और दंगे भड़क उठे। अमेरिकी पत्रकार हेनरी डब्ल्यू नेविंसन ने इन दंगों में पूजा स्थलों के विध्वंस, मूर्तियों की अपवित्रता, दुकानों की लूट और विधवाओं के अपहरण की घटनाएं दर्ज कीं। कट्टर उलेमाओं द्वारा प्रचार के माध्यम से इसे धार्मिक उन्माद में पूरी तरह तब्दील कर दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में पूर्वी बंगाल में राजनीतिक संगठन बनना शुरू हुए, जो आगे चलकर भारत की सांप्रदायिक राजनीति को और गहराई से प्रभावित करने वाले तत्व बन गए। जैसे जैसे भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रतिनिधित्व आधारित संवैधानिक सुधारों की शुरुआत हो रही थी, मुस्लिम राजनीतिक चेतना में एक विशेष प्रकार की आशंका जन्म लेने लगी। हिंदू बहुल प्रांतों में विधायी परिषदों में हिंदुओं का संभावित प्रभुत्व उन्हें इस बात का भय देने लगा कि संसदीय प्रणाली लागू होते ही वो एक अस्थायी राजनीतिक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। ये डर कोई नया नहीं था। सर सैयद अहमद खान ने बहुत पहले ही चेताया था कि अगर भारत में बहुमत आधारित लोकतंत्र लागू हुआ तो सत्ता अंततः हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी और ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य होगा। इसी भावना ने धीरे धीरे टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया, जो 1940 के लाहौर प्रस्ताव तक पहुंचने से पहले ही अपने संवैधानिक रूप लेने लगा था। ये प्रक्रिया 1906 में तब निर्णायक मोड़ पर पहुंची जब मुस्लिम नेताओं ने अपने अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े मोहसिन उल मुल्क से आग्रह किया कि वो मुसलमानों की राजनीतिक चिंताओं को वायसराय तक पहुंचाएं। मोहसिन उल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य WAJ आर्कबोल्ड को पत्र लिखते हुए चिताया कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रणाली लागू हो गई तो मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भी सीटें नहीं मिलेंगी, जबकि हिंदू बहुल जनसंख्या के आधार पर सभी स्थानों पर उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वायसराय से एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल भेंट करें। इस पत्राचार से ये स्पष्ट होता है कि अलीगढ़ कॉलेज के अंग्रेज प्राचार्य न केवल मुस्लिम नेतृत्व और ब्रिटिश सत्ता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, बल्कि अलीगढ़ प्रतिष्ठान खुद भी मुस्लिम अलगाववाद को राजनीतिक महत्व दिलाने की प्रक्रिया में गहराई से संलग्न था। इसी के फलस्वरूप 1906 में शिमला डेपुटेशन नामक एक प्रतिनिधिमंडल का गठन हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय लॉर्ड मिंटो से भेंट कर ये तर्क प्रस्तुत किया कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो भिन्न समुदाय हैं, दो अलग कौमें हैं, अतः मुसलमानों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रतिनिधित्व केवल जनसंख्या के आधार पर तय न हो, बल्कि मुसलमानों को प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि वे कभी भी निरर्थक अल्पसंख्यक न बने। प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली, मुस्लिम जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों और विश्वविद्यालय फेलोज को मताधिकार देने की मांग रखी और यहाँ तक कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की भी मांग की। शिमला डेपुटेशन मुसलमानों के भीतर पहले से मौजूद अलग राजनीतिक पहचान की आकांक्षा को औपचारिक मंच प्रदान करता है। इतिहासकार MS जैन के अनुसार ये डेपुटेशन दो कारणों से संभव हुआ। एक, मुसलमानों की अलग राजनीतिक पहचान की आकांक्षा और दूसरा, ब्रिटिश सत्ता की उन्हें अपने पक्ष में लाने की मंशा। कांग्रेस द्वारा इसे केवल ब्रिटिश साजिश कहकर खारिज करना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं था। मिंटो के पत्रों से स्पष्ट है कि यद्यपि योजना ब्रिटिशों की नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे खुले मन से स्वीकार किया। यहीं से मुस्लिम अलगाववाद को स्थायी राजनीतिक मंच देने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया। शिमला डेपुटेशन की सफलता के बाद नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में एक स्थायी मुस्लिम राजनीतिक संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को जल्दी ही धरातल पर उकेरा गया। इस राजनीतिक संगठन की स्थापना के कुछ ही महीनों के भीतर मुस्लिम हिंदू संबंधों में तेजी से विष खुलने लगा। जीसाई दीपक इतिहासकार RC मजूमदार का संदर्भ देकर बताते हैं कि कोमिला और जमालपुर जैसे स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसका मूल कारण लाल इश्तिहार नामक एक पैम्पलेट था जिसे इब्राहिम खान ने लिखा था। इस पैम्पलेट में मुसलमानों से अपील की गई थी कि वो हिंदुओं का पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बहिष्कार करें।
जीसाई दीपक बताते हैं कि इस जहरीले प्रचार का परिणाम ये हुआ कि मार्च 1907 में कोमिला में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू दुकानों पर हमला किया, लूटपाट की और आगजनी की घटनाएं हुईं। प्रशासन ने न केवल कार्रवाई नहीं की बल्कि मुस्लिम संयम की प्रशंसा की। जमालपुर में तो स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब अफवाहें फैलाई गई कि सरकार और नवाब ने मुसलमानों को हिंदुओं को लूटने की अनुमति दी है। मंदिरों में छुपे हिंदुओं पर हमले हुए, मूर्तियां तोड़ी गईं, दुकानें जलाई गईं और अफवाहें यहाँ तक फैलाई गईं कि मुस्लिमों को हिंदू विधवाओं से बालात विवाह करने की छूट मिल गई है। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया भी अत्यंत पक्षपाती थी। हिंसा के जिम्मेदारों को कोई दोष, कोई कठोर सजा नहीं दी गई। रेड पैम्पलेट के लेखक को मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अमेरिकी पत्रकार नेविन्सन ने लिखा है कि ब्रिटिश प्रशासन की एक सोची समझी नीति थी, जिसमें मुसलमानों को खुलकर समर्थन देकर हिंदुओं को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। सरकारी नौकरियों में हिंदुओं को निकाला गया और स्कूलों में भी उन्हें पीछे धकेला गया। जब दंगे होते तो पुलिस हिंदुओं के घरों में तलाशी लेने जाती। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इन कोमिला दंगों पर सवाल उठे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नवाब सलीमुल्लाह की भूमिका पर चुप्पी साध ली। इस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना और प्रारंभिक वर्षों के भीतर ही मुस्लिम अलगाववाद को हिंसात्मक और प्रशासनिक समर्थन मिलने लगा, जिसे आगे चलकर भारत की विभाजनकारी राजनीति की नींव और पुख्ता की गई। जब ब्रिटिशों ने 1909 में अधिनियम पारित किया तो शिमला डेपुटेशन के तहत मुसलमान नेताओं द्वारा रखी गई मांगों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, जिसमें मुसलमानों के लिए न केवल सीटें आरक्षित की गईं बल्कि इन सीटों पर केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे। मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और केवल मुस्लिम समुदाय ही उसे चुन सकेगा। इसके पीछे आशंका थी कि यदि मुसलमानों की सीटों का सिर्फ आरक्षण भी दे दिया जाए तो जब हिंदू मतदाता मतदान करेंगे तो ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार को जिताएंगे जो वास्तव में हिंदू समर्थक होगा, न कि मुसलमानों के वास्तविक प्रतिनिधि को। इसलिए ना सामान्य निर्वाचन, ना आरक्षण, सिर्फ सांप्रदायिक निर्वाचन, जहां वोटर्स और प्रतिनिधि दोनों मुस्लिम, और उस पर भी ये व्यवस्था मुसलमानों की जनसंख्या से कहीं अधिक अनुपात में दी गई ताकि असेंबली में वो वास्तव में प्रभावी हो सकें। इस चिंता का आधार वही तर्क था जो आयरलैंड के कैथोलिक कॉलेज में प्रोटेस्टेंट के चयन पर उठता था कि बहुसंख्यक समुदाय अक्सर अल्पसंख्यकों के स्वरूप को अपने अनुरूप कर देता है। दूसरी ओर कांग्रेस इस अधिनियम से निराश थी क्योंकि उसे सीमित प्रतिनिधित्व मिला था। इसी पृष्ठभूमि में एक और विवाद उठा, क्या केवल मुसलमानों को आरक्षण देकर पारसी, सिख, जैन जैसे अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होगा। आलोचकों ने कहा कि पारसी भले ही कम संख्या में थे लेकिन वे शिक्षित और उन्नत थे, लेकिन सिखों ने ब्रिटिश सेना के लिए युद्धों में भाग लिया था और शासन के प्रति वफादारी भी दिखाई थी, फिर भी उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब ब्रिटिश संसद में ये प्रश्न उठा तो सरकार ने उत्तर दिया कि ये केवल धर्म की बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान के बीच का अंतर केवल आस्था तक सीमित नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली, सामाजिक परंपरा और ऐतिहासिक भूमिका में भी गहराई से निहित है। इसलिए भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम मुद्दा केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का प्रश्न बनाता है। मुसलमानों की 3 प्रमुख मांगें थीं। पहली, उन्हें शासन के हर स्तर पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिले, जैसे साइप्रस में होता है। दूसरा कि उनकी जनसंख्या से अधिक सीटें दी जाएं ताकि वो प्रभाव में रहें। और तीसरी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में यदि एक हिंदू हो तो एक मुस्लिम भी अनिवार्य हो। सरकार ने पहली 2 मांगों को स्वीकार कर लिया पर तीसरी मांग में असहमति जताई। 29 मार्च 1909 में गवर्नर जनरल की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मानिक जी बहराम जी दादा भाई ने इस व्यवस्था पर तीव्र विरोध दर्ज करते हुए कहा कि मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का सिद्धांत इस सुधार योजना की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ना तो हिंदू हैं ना मुसलमानों के विरोधी, वे केवल राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, आखिर ऐसे कौन से मुस्लिम हित हैं जो हिंदुओं से टकराते हैं? अब तक दोनों समुदाय मिलकर साथ कार्य करते आए हैं। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। ये नया विभेदकारी सिद्धांत अनावश्यक है जो समुदायों में दूरी पैदा करेगा, प्रशासनिक संतुलन को बिगाड़ेगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक एकीकृत भारत राष्ट्र का सपना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत में सिख, राजपूत, मराठा, पारसी और
एंग्लो इंडियन जैसे समुदाय भी हैं जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो अन्य समुदायों को इससे कैसे वंचित रखा जाएगा। ये अंतहीन मांगों और विरोधों का कारण बनेगा, जिससे सुधारों के प्रति जनता का उत्साह नष्ट हो जाएगा। ये विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, ब्रिटिश संसद में भी इस सांप्रदायिक निर्वाचन की आलोचना हुई। जेम्स ओडोनेल ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व देना एक राजनीतिक क्रांति है, जिसका भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि वर्तमान प्रणाली में प्रायसराय की परिषद में पहले से ही 3 मुस्लिम सदस्य हैं, जो नामांकित और एक निर्वाचित हैं। फिर धार्मिक भेदभाव की ज़रूरत क्या है? उन्होंने इसे खतरनाक परिवर्तन बताया, जिसमें एकमात्र दोष इसका सांप्रदायिक विभाजन था। ओडोनेल ने यह भी कहा था कि मुसलमानों के धर्म के प्रति वो सम्मान रखते हैं और उसमें ईसाई धर्म के कई उच्च आदर्श भी समाहित हैं, परंतु राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक पहचान को निर्णायक बनाकर एक भयानक भूल जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ सकती है, वो होने वाली है। हालांकि भारत सरकार इस तर्क से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि मुसलमानों की ये चिंता जायज़ है कि आम चुनाव प्रणाली में चुने गए मुस्लिम उम्मीदवार वास्तव में हिंदू समर्थक हो सकते हैं। लॉर्ड मार्ले ने भी ये विचार प्रकट किया कि उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, पर यह सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। यदि पर्याप्त संस्था में मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चुना जाता तो सरकार उन्हें नामांकित कर सकती है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि भारत के कई प्रांतों में हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को चुना गया है। जैसे मद्रास में 90% हिंदू होने के बावजूद एक मुस्लिम प्रतिनिधि है। ऐसे में कुछ गिने चुने असंतुष्ट लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा राजनीतिक ढांचा बदल देना न्यायसंगत नहीं होगा। कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जीसाई दीपक अंग्रेज़ों के मुस्लिम राजनेताओं की ओर झुकाव का कारण बताते हैं। जैसे कि कई ब्रिटिश नेता मुसलमानों को ईसाइयों के नज़दीक मानते थे और उन्हें हिंदू बहुल लोकतंत्र के अधीन रखना उन्हें मंजूर नहीं था। मुस्लिम नेता भी ब्रिटिश शासन में रहना स्वीकारते थे, परंतु हिंदू प्रधान लोकतंत्र में नहीं। दूसरा ये कि ब्रिटिशों को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के मुस्लिम प्रभाव का ध्यान रखना पड़ता था। तीसरा कि नवाब सलीमुल्लाह जैसे नेताओं की धमकियां ने भी ब्रिटिशों को मुस्लिमों की मांग मानने के लिए बाध्य किया था। जीसाई दीपक का विचार है कि यह अलगाववाद कोई नया विचार नहीं था। यह अकबर के समय के उपरांत से शुरू होकर सैयद अहमद खान तक लगातार चला आ रहा था। ट्यूनिशन थ्योरी जिन्ना के समय से पहले ही जीवित थी और 1947 के विभाजन के समय अत्यधिक प्रभावी रही। पाकिस्तान पहले एक मानसिक अवस्था था, भौगोलिक राज्य बाद में बना, और अंत में ये कि जब तक इस मानसिकता की जड़ें जीवित हैं, भारत में इसकी छाया कभी समाप्त नहीं होगी। 1906 से 1909 तक भारतीय राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग और पार्लियामेंटल सुधार बने रहे। इस पृष्ठभूमि में 1910 में मुस्लिम लीग का तीसरा अधिवेशन दिल्ली के संगम थिएटर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अजमल खान ने की। इस अधिवेशन में ब्रिटिश शासक के प्रति मुस्लिम लीग ने निष्ठा और उग्र राष्ट्रवाद के प्रति उसकी आलोचना को स्पष्ट किया। अजमल खान ने क्रांतिकारी गतिविधियों के जैसे कर्जन बॉयली और जैक्सन की हत्या, वायसराय पर हमला और अंबाला और कलकत्ता में बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाओं को अराजकता का संकेत बताया और स्पष्ट कहा कि यदि देश में हिंसा होगी तो सरकार को कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रिटिश राज की शर्तों पर ही संभव माना और ब्रिटिश सरकार को मुस्लिम हितों का सबसे बड़ा रक्षक बताया। जीसाई दीपक का मानना है कि इस समय तक कांग्रेस, लीग और ब्रिटिश सरकार तीनों की ये साझा समझ बन चुकी थी कि उग्र राष्ट्रवाद से निपटना बेहद ज़रूरी है और ब्रिटिश शासन की स्थिरता ही हिंदू मुस्लिम एकता और शांति की शर्त है। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशों को हिंदू बहुल सत्ता के पुनर्स्थापना को रोकने का साधन माना, जबकि उच्च वर्गीय हिंदुओं का एक वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता के साथ इतना एकरूप हो चुका था कि स्वतंत्रता की कल्पना करना भी नहीं चाहता था। नतीजन वे हिंदू विचार जिन्हें भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की चिंता थी, हाशिए पर चले गए। इसी वर्ष 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। मई में जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के साम्राज्य बने और नवंबर में लॉर्ड हॉर्डिंग ने वायसराय के रूप में लॉर्ड मिंटो का स्थान लिया। इन नियुक्तियों का राजनीतिक महत्व इस बात से जुड़ा था कि 1905-1906 में भारत यात्रा के दौरान जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन की नीति की नकारात्मक प्रतिक्रिया का आभास हो चुका था, जिससे ये उम्मीद बनी कि सम्राट बनने के बाद वे इसे रद्द करेंगे।
हॉर्डिंग ने वायसराय बनने के बाद बंगाल की स्थिति का जायज़ा लिया और पाया कि विभाजन ही उग्रवाद और अशांति फैला रहा है। उन्होंने विद्रोह के झूठे मामले से बचने और सांप्रदायिक तनाव को शांत करने के लिए सेना का सहारा लिया। उनके सामने दो प्राथमिक लक्ष्य थे, बंगाल में स्थिरता और सम्राट के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन। इसी दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने अपने अधिवेशन किए। दिसंबर 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग दोहराई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार का विरोध किया। कांग्रेस नेतृत्व विशेषतः सर विलियम वेडरबर्न ने आशा, सुलह और साझा प्रयास की नीति की बात कही, लेकिन इस नीति के केंद्र में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक संरक्षित क्षेत्र मानना था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। यहाँ लीग ने जॉर्ज पंचम और लॉर्ड मिंटो का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मुस्लिम राजनीति का संरक्षक बताया। इसी अधिवेशन में पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता की गंभीर चर्चा हुई, लेकिन इसके पीछे की शर्तें उल्लेखनीय थीं। अध्यक्ष सैयद नबीबुल्ला ने शिवाजी उत्सव जैसे हिंदू प्रतीकों को मुस्लिम भावनाओं को आहत करने वाला बताया और आशंका जताई कि यदि हिंदुओं का राजनीतिक वर्चस्व हुआ तो मुसलमान असुरक्षित रहेंगे। जीसाई दीपक के अनुसार ये विडंबना थी कि मुस्लिम लीग जहां अपने इतिहास के आक्रमणकारियों जैसे मोहम्मद बिन कासिम का सम्मान करती थी, वहीं हिंदुओं द्वारा अपने नायकों का महिमा मंडन करने को अस्वीकार करती थी। लीग की एकता की शर्त ये थी कि हिंदू अपने इतिहास, धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक चेतना का त्याग कर दें। जनवरी 1911 में बेडनबर्न ने पहली बार हिंदू मुस्लिम सम्मेलन किया। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदुओं से मुसलमानों की आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने की अपील की, लेकिन ये अपील कहीं न कहीं मुस्लिम राजनेताओं के दृष्टिकोण को स्वीकार करने की ओर झुकी हुई थी, जिसमें लीग की मांगें और भी बढ़ गईं। वे चाहते थे कि कोई भी नीति मुसलमानों के विरुद्ध न हो, न भाषा, न गौ हत्या, न मंदिरों के पास संगीत। लेकिन सबसे तीव्र विरोध बंगाल के पुनर्एकीकरण पर था। बंगाल के मुद्दे पर ब्रिटिशों ने एक वैकल्पिक योजना का विचार किया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। ये प्रस्ताव राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों से भी जुड़ा हुआ था। दिल्ली मुगल सत्ता का प्रतीक थी और मुस्लिमों की सामूहिक स्मृति में उसका विशेष स्थान था। अंग्रेज़ों को ये लगा कि राजनीति के दिल्ली स्थानांतरण से मुस्लिम भावनाएं तुष्ट होंगी और साथ ही जनता के मन में साम्राज्य की अवधारणा भी मजबूत होगी। इस योजना के तहत एक ज्ञापन तैयार किया गया जिसमें 4 बिंदु प्रस्तावित थे। पहला, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करना। दूसरा, बंगाल को पुनः एकीकृत करके उसे प्रेसिडेंसी बनाना और उसका गवर्नर इंग्लैंड से नियुक्त करना। तीसरा, बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाकर उसका मुख्यालय पटना बनाना। और चौथा, आसाम को पुनः चीफ कमिश्नरशिप बनाना। ये कदम ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की धीमी लेकिन संगठित विरोधी राजनीति और मुस्लिम लीग के असंतोष के बीच संतुलन साधने के लिए उठाया। हालांकि बंगाल पुनः एकीकृत तो हुआ, लेकिन नई सीमाओं के कारण अब बंगाली दोनों हिस्सों में अल्पसंख्यक बन गए। एक तरफ बिहारी और उड़िया बहुसंख्यक थे, दूसरी ओर मुस्लिम और असमिया। ये सीमांकन इस तरह से किया गया कि बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्या बनी रहे और राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण मुस्लिम सत्ता के प्रतीक का पुनर्स्थापन कर सके। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में स्वयं राजा जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की कि राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होगी और बंगाल पुनः एकीकृत किया जाएगा। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता ने सांप्रदायिक तुष्टि, प्रतीकात्मक सत्ता और राजनीतिक गणना के बीच संतुलन बैठाया। बंगाल विभाजन के रद्द होने को कांग्रेस ने जहां खुशी और विजय के रूप में देखा, वहीं मुस्लिम लीग ने यह एक गहरी निराशा के क्षण के रूप में देखा। उन्होंने इसे मुसलमानों के साथ विश्वासघात माना और ब्रिटिश सरकार से भरोसा उठ जाने की बात कही। यही कारण था कि 1911 में मुस्लिम लीग ने कोई अधिवेशन नहीं बुलाया, लेकिन मार्च 1912 में कोलकाता में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में लीग का अगला अधिवेशन हुआ। इस समय मुस्लिम विश्व पर अनेक विदेशी हमले हो रहे थे, जैसे त्रिपोली पर इटली का हमला, बाल्कन युद्ध और ईरान में रूसी हस्तक्षेप। इन घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया, विशेषकर जब मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थलों को खतरे में बताया गया। इससे मुसलमानों में आक्रोश फैल गया। इस समय प्रथम विश्व युद्ध का था और तुर्की ब्रिटेन के विरोधी गुट में शामिल था। युद्ध में हार के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने की योजना और ऑटोमन साम्राज्य को बांटने की कोशिशें मुसलमानों की भावनाओं की चोट पहुंचा रही थीं। मुस्लिम लीग ने इन घटनाओं के विरोध में प्रस्ताव पारित किए।
तुर्की का समर्थन किया, इटली के माल का बहिष्कार की बात कही और ब्रिटेन से हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना था कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। इन घटनाओं ने लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच अविश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया। साथ ही बंगाल विभाजन के रद्द होने और राजधानी के दिल्ली स्थानांतरण पर भी लीग ने चिंता जताई। नवाब सलीमुल्लाह ने हालांकि कहा कि पूर्वी बंगाल को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला, फिर भी अलीगढ़ और उत्तर भारत के मुसलमान खुश हैं क्योंकि उन्हें सांस्कृतिक पहचान और अवसर मिलेंगे। बंगाल विभाजन रद्द होने और कांग्रेस के सॉफ्ट रुख के कारण कुछ मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस से जुड़ना ज़्यादा लाभकारी होगा। उन्होंने महसूस किया कि जब सरकार कांग्रेस को सुनती है तो उनकी बात भी उसी मंच से उठाई जा सकती है। इस समय तुर्की के संकट पर हिंदू नेताओं द्वारा दिखाई गई सहानुभूति ने भी मुसलमानों के लिए दिल में जगह बनाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी अपने अखबार द बंगाली के ज़रिए मुसलमानों का समर्थन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम संबंधों में नई ऊर्जा आई और एक उदार मुस्लिम वर्ग उभरा जो कांग्रेस के विचारों से मेल खाता था। इसी बीच कानपुर की मछली बाजार मस्जिद के वजू खाने वाले हिस्से को सड़क चौड़ी करने के नाम पर ब्रिटिश प्रशासन ने गिरा दिया, जबकि साथ ही चिन्हित एक हिंदू मंदिर को मदन मोहन मालवीय के हस्तक्षेप से बचा लिया गया। मुसलमानों की याचिकाएं अस्वीकार कर दी गईं और 3 अगस्त 1913 को विरोध के दौरान पुलिस गोलाबारी में कम से कम 25 मुसलमान मारे गए। ये घटना मुसलमानों के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रति शंका और असंतोष को और गहरा कर गई। यद्यपि बाद में वायसरॉय हार्डिंग ने मस्जिद को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक भरोसा टूट चुका था। लीग की बैठकों में भी इस घटना की बहुत आलोचना हुई। इस दौर में जब भारत के सैनिकों को ब्रिटेन ने युद्ध में भेजा तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया और वायसराय को धन्यवाद दिया। इससे भारतीयों को सम्राट की सेवा में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थिति विभाजित थी। एक ओर रूढ़िवादी सदस्य ब्रिटेन के प्रति वफादारी दिखाना चाहते थे, तो दूसरी ओर अली बंधु जैसे पैन इस्लामिस्ट तुर्की के पक्ष में ब्रिटेन के विरुद्ध मुखर हो गए। इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कांग्रेस और लीग के बीच एक प्रकार की निकटता बनने लगी। जिन्ना और वजीर हसन ने सुझाव दिया कि दोनों दलों को एक साथ एक समय पर अधिवेशन करना चाहिए। 1916 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साझा सुधार योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उनके बीच 3 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनने लगी। पहला, भारत को स्वशासन की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन को मानते हुए मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए कितने सीटें आरक्षित हों। इसी समय लॉर्ड मिंटो के स्थान पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड नए वायसराय बने। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में 2 प्रश्न उठाए। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या है और उस तक कैसे पहुंचा जाए। जवाब में 3 चरणों की योजनाएं बनाई गईं। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार करना। इधर जिन्ना ने कांग्रेस को स्पष्ट किया कि मुसलमान फिलहाल पूरी तरह से अलग निर्वाचन व्यवस्था पर अड़े हुए हैं और हिंदू नेताओं से आग्रह किया कि वे इस पर विरोध न करें। उनको भरोसा था कि यदि कांग्रेस मुसलमानों की ये बात मान लेगी तो दोनों के साझा प्रयास सफल हो सकते हैं। तिलक ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि अब पढ़े लिखे मुसलमान कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं और अगर कांग्रेस उनकी बातें नहीं मानेगी तो ये उनके लिए एक बड़ी भूल होगी। जीसाई दीपक इस पूरी घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि जिन्ना अपनी पारंपरिक छवि के अनुसार धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, बल्कि कांग्रेस की सदस्यता का इस्तेमाल मुसलमानों के हित में कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि में 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ। ये समझौता 1916 में उस समय हुआ जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को स्वशासन देने की बात तो कही गई, लेकिन उसके प्रति उनकी नीयत अस्पष्ट और टालमटोल भरी थी। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ये एहसास हुआ कि अगर वो आपस में एकमत नहीं हुए तो अंग्रेज़ इस भ्रम को बनाए रखेंगे कि भारत अभी स्वशासन के लायक नहीं है। बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस में मुसलमानों को क्रमशः 40 और 30% सांप्रदायिक निर्वाचन द्वारा विधायी प्रतिनिधित्व देने पर समझौता हुआ, जबकि इन क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत इतना नहीं था। इसके अतिरिक्त जिन्ना द्वारा मांगा गया एक महत्वपूर्ण अधिकार ये था कि यदि किसी विशेष समुदाय के 3/4 प्रतिनिधि किसी प्रस्ताव का विरोध कर दें तो वह प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।
और उनके धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए कानून बिना उनकी स्वीकार्यता से नहीं बनेंगे। अंततः कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कई मांगें जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन और कानून पर मुस्लिम वीटो स्वीकार की। कांग्रेस ने इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर किया गया एक बहुत बड़ा समझौता था। इस फैसले के पीछे ये आशा थी कि मुस्लिम समुदाय का स्थायी सहयोग मिलेगा और एकजुटता का एक दिखावी चेहरा तैयार होगा जो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना सकेगा। लेकिन ये रियायतें आगे चलकर कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कमजोरी बन गईं। इसी के साथ मुस्लिम लीग ने उर्दू को भारत की एकमात्र साझी भाषा बनाने की मांग भी रखी, जो सीधे सीधे उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है और ये कांग्रेस के तथाकथित सेक्युलर रवैये के विपरीत था। इससे ये बात उभर कर आई कि जहां कांग्रेस बहुसंख्यक हितों को नज़रअंदाज कर सामूहिकता की कोशिश कर रही थी, वहीं लीग अपने समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण में बहुत स्पष्ट थी। लेकिन ये सब अस्थायी साबित हुआ और विभाजन की बुनियाद यहीं कहीं बननी शुरू हुई। इसी दौरान ब्रिटिश शासन की नीति रही दमन और सुधार साथ साथ। एक ओर वो भारत को इंपीरियल मंचों पर मान्यता दे रहे थे और दूसरी ओर तिलक और बेसेंट जैसे नेताओं पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। बेसेंट को जेल भेजा गया और तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए उत्तरदायी शासन की नीति की घोषणा की। दरअसल ये स्वशासन से एक रणनीतिक विचलन था। इतिहासकारों का मानना है कि लॉर्ड कर्जन ने ही जानबूझकर स्वशासन शब्द को उत्तरदायी शासन से बदला ताकि समय सीमा से बचा जा सके और नीति को लचीला रखा जा सके। तिलक के विचार थे कि यदि सरकार कहे कि जिम्मेदार सरकार में कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण रखे, तो ये भारतीयों द्वारा मांगी गई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे लिए जिम्मेदार सरकार का अर्थ है कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका के प्रति जवाबदेह हो और वो विधायिका पूरी तरह से निर्वाचित हो। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर राज्यपालों और उपराज्यपालों तक के चुनाव होने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को भारत के मस्तिष्क की संज्ञा दी और कहा कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पंगु हो तो उसका इलाज सिर से शुरू होना चाहिए, न कि पैरों से। इसी तरह जब तक केंद्र पर नियंत्रण नहीं मिलता तब तक प्रांतों के लिए किए गए सुधार प्रभावी नहीं हो सकते। और इन्हीं सब के बीच आती है मॉन्टेग्यू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक योजना थी। इसका उद्देश्य भारत में सीमित आत्मशासन की प्रक्रिया को शुरू करना था। ये रिपोर्ट उस समय सामने आई जब कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था और ब्रिटिश सरकार उदारवादियों को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह फिर से इस्तेमाल करना चाहती थी। मॉन्टेग्यू ने भूपेंद्रनाथ बसु और एसपी सिन्हा जैसे नेताओं से मुलाकात कर एक नई उदारवादी पार्टी बनाने की योजना बनाई जो सरकार समर्थक भूमिका निभाए। इसी समय एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जो 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित हुई और आगे चलकर 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भारतीयों को स्थानीय स्तर से शुरू करके धीरे धीरे प्रांतीय और फिर राष्ट्रीय विषयों की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की गति और दिशा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहेगी। रिपोर्ट में डायरकी की अवधारणा दी गई, जिसमें प्रांतीय सरकारों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। इनके विषयों को भी 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें कुछ विषयों पर प्रांत कानून बनाने में स्वतंत्र होंगे, जबकि बाकी विषयों पर गवर्नर जनरल की पकड़ बहुत मजबूत रहेगी। इन विषयों में आपसी विरोधाभास भी थे, जैसे सिंचाई प्रांतीय सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके लिए वित्त का वितरण प्रांतों के अधिकार से बाहर था। यानी अब योजनाओं की विफलता के लिए प्रांतीय सरकार जिम्मेदार होगी। अंग्रेज अब इस दोषारोपण से मुक्त थे। ये भी माना गया कि भारत अभी पूर्ण उत्तरदायित्व के लिए तैयार नहीं है, इसलिए शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हालांकि रिपोर्ट ने स्वशासन की बात की, लेकिन इसका स्वरूप धीमा, सीमित और ब्रिटिश हितों से बंधा हुआ था। ये भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता था। कहने को ये रिपोर्ट स्वशासन का द्वार खोलती थी, लेकिन उस द्वार पर ब्रिटिश नियंत्रण की मजबूत दीवारें अभी भी मौजूद थीं। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुच्छेद 227 से 232 तक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों पर गंभीर विचार किया गया। पहले से ही मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, लेकिन अब सिख, गैर ब्राह्मण, ईसाई, एंग्लो इंडियन जैसे अन्य समुदाय भी यही मांग कर रहे थे। रिपोर्ट ने चेताया कि यदि ये प्रणाली व्यापक हो गई तो भारत की राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार शासन पर संकट आ जाएगा।
लेखकों ने यह जोर दिया था कि स्वशासन तभी संभव है जब नागरिक जाति या धर्म से ऊपर उठकर एक साझा राष्ट्रीय पहचान को अपनाएं। मुसलमानों को दिया गया वादा निभाना अनिवार्य माना गया, लेकिन इसे अस्थायी बताया गया और कहा गया कि जहां वे बहुसंख्यक हैं वहां ये ज़रूरी नहीं है। अन्य समुदायों को अलग निर्वाचन मंडल न देकर केवल नामांकित प्रतिनिधित्व की बात कही गई, जिससे समाज में बंटवारे की भावना को रोका जा सके। कांग्रेस और लीग दोनों के 1918 के वार्षिक अधिवेशनों में रिपोर्ट के प्रति असंतोष के स्वर सुनाई दिए। वैश्विक पटल पर देखें तो ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उसी के साथ ऑटोमन साम्राज्य का पतन भी हो चुका था। इससे न केवल इस्लामी दुनिया की खलीफा की संस्था संकट में पड़ गई, बल्कि भारत के मुसलमानों के भीतर भी गहरी असुरक्षा और बेचैनी फैल गई। खलीफा को केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रतीक माना जाता था। तुर्की के विघटन और मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थलों की रक्षा को लेकर अब शंका उत्पन्न हो गई। इससे भारत सहित समस्त इस्लामी दुनिया में असंतोष की लहर दौड़ उठी। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। भारत के मुसलमानों के लिए ये आंदोलन महज एक राजनीतिक मुहिम नहीं बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ संघर्ष था। जब मक्का के शरीफ ने तुर्की के खिलाफ बगावत की और ख़ुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तब मुसलमानों को लगा कि अब उनके पवित्र स्थल भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी निष्ठा सरकार के प्रति तभी तक है जब तक उनके धार्मिक उसूलों को कोई चोट नहीं पहुंचती, और यदि कोई टकराव होगा तो वो बिना संकोच अपने ईश्वरीय आदेशों को प्राथमिकता देंगे, अपनी जान की कीमत पर हुई। गांधी जी ने इस भावनात्मक मुद्दे को समझा और खुलकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 19 अप्रैल 1918 को वॉयसराय को लिखे एक पत्र में उन्होंने ये तक कह दिया कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों और राज्यों की रक्षा केवल मुसलमानों का नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक जिम्मेदारी भी है। कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर अजमल खान ने गांधी जी के इस समर्थन को विशेष रूप से रेखांकित किया। ये वो क्षण था जब एक विशुद्ध रूप से मुस्लिम आंदोलन गांधी के सहयोग से राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। इस समर्थन ने मुसलमानों को अस्थायी रूप से कांग्रेस के निकट तुला दिया, परंतु यह समीपता स्थायी नहीं थी। मुस्लिम लीग ने भी इसी समय ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि खलीफा के अधिकार वापस किए जाएं। ये मांग केवल तात्कालिक नहीं थी बल्कि उम्मा यानी कि वैश्विक मुस्लिम एकता की उस विचारधारा की पुनरावृत्ति थी जिसे पहले शाह वलीउल्लाह और बाद में जमालुद्दीन अफगानी ने पुष्ट किया था। परिणाम स्वरूप 1919 से 1924 तक का काल केवल खिलाफत आंदोलन नहीं बल्कि भारत में पैन इस्लामिज्म और मुस्लिम पृथकतावाद के सुदृढ़ होने का काल भी बन गया। गांधी जी का इस आंदोलन से जुड़ना जहां एक और हिंदू मुस्लिम एकता की कल्पना को पंख देने वाला कदम था, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दिशा धीरे धीरे ऐसी राह पर बढ़ने लगी जो अंततः पाकिस्तान की मांग की ओर जाने लगी। इन्हीं वर्षों में भारत में सांप्रदायिक तनाव भी तेजी से बढ़ा। हिंदू मुस्लिम दंगों की एक श्रृंखला देखने को मिली, इसमें मोपला दंगे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मामलों ने स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक भावना और राष्ट्रीय राजनीति में इस जटिल समीकरण में अंतर्विरोध कितने गहरे हैं। 1918 के कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में अजमल खान ने गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को दिए गए समर्थन का उल्लेख किया, जबकि 1917 तक गांधी जी को महात्मा नहीं केवल M.K. गांधी कहा जाता था। ये सम्मान अचानक नहीं था बल्कि गांधी जी के राजनीतिक उदय दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद तेजी से हो रहा था। 1894 से 1914 तक वे दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ लड़े और 1914 में भारत लौटकर उन्होंने पहले एक साल राजनीति से दूरी बनाए रखी। 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठावान बने रहे। उन्होंने न केवल हिंद स्वराज में ब्रिटिश व्यवस्था को वैध माना बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का अभियान भी किया। गांधी ने होम रूल आंदोलन को भी अस्वीकार कर दिया और इन्हीं बेसेंट के आमंत्रण को ये कहकर ठुकरा दिया कि युद्ध के समय भारत को स्वशासन देना उचित नहीं होगा। उनका ब्रिटिश विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्होंने जिन्ना से भी भर्ती अभियान में भाग लेने की बात कही। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में रॉलेट रिपोर्ट व खिलाफत आंदोलन से जुड़े विषयों ने गांधी जी को जननेता की भूमिका में स्थापित किया। इसके बाद 1919 की घटनाएं जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन ने उन्हें महात्मा बना दिया और भारतीय राजनीति में उनका नाम निर्णायक रूप से उभरा। 1918 में उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। पहला, जस्टिस रॉलेट द्वारा प्रस्तुत
सेडिशन रिपोर्ट, जिसे रॉलेट रिपोर्ट भी कहा गया, जिसमें बिना किसी वकील, बिना किसी दलील, बिना किसी अपील के सलाखों के पीछे डालने की शक्ति अंग्रेज़ों को मिली। और दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और उस पर आधारित खिलाफत आंदोलन का उभार। 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जैसे भीभत्स हत्याकांड, गांधी जी का सत्याग्रह, चौरा चौरी हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सभी घटनाओं ने मिलकर देश में आक्रोश और असंतोष का विस्फोटक मिश्रण तैयार किया। इधर दूसरी ओर 22 मई को ईस्ट इंडिया रेवेन्यू अकाउंट्स पर चर्चा के दौरान भारत सरकार बिल पर बहस शुरू हुई। इस बहस में एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए ये बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने सीमित संसाधनों और अनमोल सैनिकों के साथ मित्र राष्ट्रों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप भारत को शांति सम्मेलन में अलग से प्रवेश मिला। उसे लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक सदस्य बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। मॉन्टेग्यू ने कहा कि भारत को ब्रिटिश सरकार के भीतर एक सिस्टर नेशन के रूप में स्थान देना न्याय संगत है। इसी पृष्ठभूमि में भारत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मिला, जिसने एक द्वैत शासन की शुरुआत की। हालांकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाई गई, फिर भी धारा 44 के माध्यम से गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियम बनाने की अंतिम शक्ति मिली रही, जैसे 1909 के अधिनियम की धारा 6 में थी। इस कारण सत्ता का एक बड़ा भाग अभी भी अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में ही केंद्रित रहा। 1912 में कांग्रेस अधिवेशन में इस अधिनियम और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों की कड़ी आलोचना हुई। गांधी जी के आंदोलन वापसी पश्चात नरम और गरम दल में एक बार फिर से मतभेद सामने आने लगे। खिलाफत को लेकर साई एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामी दुनिया में खलीफा की भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उसे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक केंद्रीय नेता के रूप में देखा जाता था। इस पृष्ठभूमि में भारतीय मुसलमानों ने महसूस किया कि ऑटोमन साम्राज्य का पतन केवल एक राजनीतिक पराजय नहीं, बल्कि पूरे इस्लामी विश्व की एकता और शक्ति पर गहरा आघात था। ऐसे में मुसलमानों के लिए ये आवश्यक हो गया कि वे इस संकट का सामना करें और अपनी धार्मिक एकता बनाए रखें। भारत में शाह वलीउल्लाह देहलवी और उनके अनुयायी जैसे शाह मोहम्मद इसाक देहलवी ने इस्लामी खिलाफत की प्रमुखता को केंद्रित और रेखांकित किया था। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि खिलाफत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। शाह वलीउल्लाह ने इस्लामी शासन और व्यवस्था को लेकर जो विचार दिए थे, वे बाद में खिलाफत आंदोलन की वैचारिक नींव बन गए। उनका मानना था कि इस्लाम में आंतरिक और बाह्य खिलाफत दोनों प्रकार के दायित्व होते हैं और बाह्य सत्ता में कमज़ोरी आंतरिक भ्रष्टता का परिणाम होती है। इसके साथ ही सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी के पैन इस्लामिज़्म विचारों में इस्लामी दुनिया में एकजुटता की आवश्यकता को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने मुस्लिम देश को एकजुट करने की बात कही, जिससे इस्लाम की शक्ति को संरक्षित किया जा सके। साई एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। पैन इस्लामिज़्म की विचारधारा को पहला आघात अपने भीतर से ही सहना पड़ा। 1916 में मक्का के शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश सहयोग से ऑटोमन खिलाफत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मक्का, जेदा और ताइफ जैसे इस्लाम के पवित्र नगर अब अरब विद्रोहियों के हाथ में थे। ये घटना पूरे इस्लामी दुनिया, विशेषकर भारत के मुसलमानों के लिए भावनात्मक रूप से अत्यंत आहत करने वाली थी, क्योंकि मक्का को इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता था। लखनऊ में मुस्लिम लीग ने इस विद्रोह की कठोर निंदा की और मौलाना अब्दुल बारी ने शरीफ हुसैन को इस्लाम का शत्रु तक कह दिया। भारत में मुसलमानों का विश्वास था कि ब्रिटेन ने जानबूझकर इस बगावत को हवा दी है, जिससे खिलाफत को कमज़ोर किया जा सके। हालांकि इतिहासकार नमीम कुरैशी के अनुसार ये विद्रोह मूलतः स्थानीय था, जिसे ब्रिटेन ने केवल अपने हितों के लिए दिशा दी थी। प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी T.E. लॉरेंस, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है, ने शरीफ हुसैन को इस विद्रोह में सक्रिय सहायता दी, जिससे ब्रिटिश उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। ब्रिटेन ने मुस्लिम दुनिया को भरोसा दिलाया था कि खिलाफत के विषय में वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये निर्णय मुसलमानों पर ही छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि कोई गैर मुस्लिम शक्ति अरब देशों पर नियंत्रण नहीं स्थापित करेगी। लेकिन इसके विपरीत भारतीय मुस्लिम सैनिक
ब्रिटिश सेना में रहते हुए उसकी खिलाफत के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, जिसकी सलामती के लिए भारत की मस्जिदों में दुआएं लगाई जा रही थीं। ये विरोधाभास मुस्लिमों की चेतना को भीतर से झकझोर रहा था। 1917 में युद्ध का समीकरण बदल गया। रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद जब सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ शांति समझौता कर लिया, तो ब्रिटेन को अब भारत जैसे उपनिवेशों पर और अधिक निर्भर होना पड़ा। इसी समय बोल्शेविकों ने ब्रिटेन की कुछ गुप्त संधियां सार्वजनिक कर दीं, जिससे मुस्लिम जनता के भीतर ब्रिटेन के प्रति बचा कुचा भरोसा भी टूट गया। यही नहीं बल्कि 2 नवंबर 1917 को आई बाल्फोर डिक्लेरेशन ने इस्लामी दुनिया को और आहत किया। इसमें ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने की घोषणा की, जो अरबों के लिए विश्वासघात के समान था। ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन का असली उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ना और पश्चिम एशिया में अपनी प्रभुता स्थापित करना था। 1918 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने यह साफ किया कि वे तुर्की की राजधानी और उससे समृद्ध क्षेत्र नहीं लेंगे, लेकिन अरब, आर्मीनिया, सीरिया और फ़िलिस्तीन को उसकी राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। ये बयान इस ओर संकेत करता था कि अब खिलाफत केवल धार्मिक प्रश्न रह गया है, न कि एक व्यापक राजनीतिक चेहरा। जैसे जैसे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा, ब्रिटेन ने अपने कब्जों को पुख्ता करना शुरू कर दिया। लंदन में आयोजित दूसरे युद्ध सम्मेलन में भारत की उपस्थिति मात्र औपचारिक थी और भारतीय मुसलमानों की आवाज़ पूरी तरह से अनुपस्थित रही। इधर हिजाज में शरीफ हुसैन का नया राज्य, फ़िलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र की नींव और अरब क्षेत्रों से तुर्की प्रभाव का समाप्त होना, इन सब घटनाओं ने मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश और पीड़ा भर दी। ये पीड़ा ही आगे चलकर खिलाफत आंदोलन का जनाधार बनी। इधर राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 में जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तो ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, लेकिन इसके हाथों कुछ खास सफलता नहीं लगी। जीएसआई दीपक कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन की विफलता और ऑटोमन खलीफा के पतन के बाद मुस्लिम जगत यानी उम्मा कमज़ोर पड़ गया। इस पृष्ठभूमि में बंगाल के नेता फजलुल हक ने भारतीय मुसलमानों से कहा कि वह गैर मुसलमानों से अच्छे संबंध बनाएं, ताकि उनका भविष्य भारत में सुरक्षित रह सके। ये बात सतही तौर पर समझदारी भरी लगती है, लेकिन साई कहते हैं कि यहाँ एक गहरा संकेत ये है कि भारत में मुसलमानों के रिश्ते अपने ही देश के गैर मुसलमानों से उम्मा की ताकत पर निर्भर करते थे। जब उम्मा मजबूत था तब संबंध टकराव वाले थे, लेकिन जब उम्मा कमज़ोर पड़ा तब मेल मिलाप की भाषा आई। जीएसआई दीपक का तर्क है कि ये एक मध्य पूर्वी मानसिकता में उपजा रवैया है, जहाँ वफादारी की प्राथमिकता पहले उम्मा को फिर राष्ट्र को दी जाती है। यानी ये विचारधारा स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी सोच से प्रभावित रही है। इसके बाद भी मौलाना अब्दुल बारी का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने एक विशेष स्थान पर ब्रिटिश झंडा यानी कि यूनियन जैक लगाने का विरोध किया। इससे साफ होता है कि ब्रिटिश शासन के प्रति गुस्सा उबाल पर था, लेकिन इसके उलट जिन्ना और नबीउल्लाह जैसे नेताओं ने लीग के मंच से बहुत आक्रामक भाषा या व्यवहार से बचने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से लीग की वैधता और ब्रिटिश सरकार से मिलने वाली मान्यता खतरे में पड़ सकती थी। खिलाफत की विफलता ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एकता को गर्त मिला दिया था। 1918 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन ने भारतीय राजनीति में एक नया चेतना का संचार किया। इसमें पारित प्रस्तावों और तुर्की के खलीफा के समर्थन में दिखाई गई एकजुटता ने ब्रिटिश सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और पेरिस शांति सम्मेलन में तुर्की के भविष्य पर निर्णय लिए जा रहे थे। भारतीय मुसलमानों की धार्मिक निष्ठा खलीफा के प्रति गहराई से जुड़ी थी और मौलाना अब्दुल बारी जैसे प्रमुख उलेमा इस विचारधारा के पुरजोर पक्षधर थे। जनवरी 1919 में मौलाना बारी ने एक फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वे खिलाफत की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करे। इस फतवे को 60 से अधिक प्रतिष्ठित उलेमाओं का समर्थन मिला और देखते ही देखते हज़ारों शिक्षित मुसलमानों व नेताओं ने वायसराय और ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजकर इस्लामी प्रतीकों की रक्षा की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन की व्यापकता को भांपते हुए रॉलेट एक्ट के जरिए आपात शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास किया, ताकि किसी भी प्रकार के असंतोष को कानून के नाम पर कुचला जा सके।
लेकिन महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया और इसी प्रक्रिया में उनका संपर्क मौलाना अब्दुल बारी से हुआ। इस मुलाकात में दोनों ने एक प्रकार की विचारधारात्मक साझेदारी स्थापित की। गांधी जी ने मुसलमानों के धार्मिक आंदोलन को समर्थन देने का वचन दिया और बदले में बारी ने हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ हत्या के विरुद्ध फतवा जारी किया। इस सहयोग ने सत्याग्रह को मुस्लिम समुदाय में गहरी जड़ें जमाने में सहायता दी और आंदोलन को एक धार्मिक राजनीतिक एकता का स्वरूप प्रदान किया। जब पेरिस शांति सम्मेलन में भारतीय मुसलमानों को कोई आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो इस उपेक्षा ने आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया। तुर्की में इस बीच मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया, जो स्वयं खलीफा की सत्ता को समाप्त कर एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की दिशा में अग्रसर था। भारत में इस घटनाक्रम ने मुस्लिम नेताओं के भीतर द्वंद्व पैदा कर दिया, एक ओर खलीफा के प्रति धार्मिक भक्ति और दूसरी ओर तुर्की की नई चेतना। पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन हिंसात्मक रूप से सामने आया और अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने गांधी जी की अहिंसा की नींव को पहले ही झकझोर दिया था। मौलाना बारी की जिहाद की परंपरा और गांधी की सत्याग्रह की अहिंसात्मक विचारधारा में टकराव स्पष्ट होने लगा। यही कारण था कि गांधी जी ने जुलाई 1919 में आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे मुसलमानों में मोहभंग की स्थिति बनी और फिर 11 मई 1920 को सेवरी की संधि की घोषणा हुई, जिसमें तुर्की पर कठोर शर्तें लागू की गईं। हालांकि गांधी के लक्ष्य गर्मदलियों के समान थे, यानी ब्रिटिश से स्वतंत्रता या कम से कम स्वायत्तता, लेकिन उनके द्वारा पैन इस्लामिस्ट भावनाओं को और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के फैसले ने भारत में एक ऐसी शक्ति को जगा दिया जो सही अवसर की प्रतीक्षा में थी, अर्थात मध्य पूर्वी उपनिवेशवादी सोच। एक तरह से गांधी जी ने देहलवियों को उनकी दृष्टि को पुनर्जन्म और मुख्यधारा में लाने के लिए एक आदर्श और राजनीतिक रूप से सही मुखौटा प्रदान किया। साई मानते हैं कि गांधी जी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो एक सेक्युलर पृष्ठभूमि में इस्लामी हितों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण से ये स्पष्ट था कि उलेमा गांधी द्वारा नेतृत्व किए जाने से खुश नहीं थे। न केवल वे गैर मुसलमान थे, बल्कि उन्होंने हिंसा के उपयोग पर भी रोक लगाई थी, जो जिहाद को अवरुद्ध करती थी। जिन्ना की बात करें तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन के बावजूद इस अवधि में वो ज़्यादातर अलीगढ़ स्कूल के मुस्लिम राष्ट्रवादी ही थे, जो मौलाना आज़ाद जैसे कट्टर इस्लामवादियों और नवाब सलीमुल्लाह जैसे रूढ़िवादियों से अलग थे। वे स्वशासन के विचार के समर्थक थे, हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर। यही कारण है कि उन्होंने तिलक और बेसेंट के होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और होम रूल लीग की बॉम्बे शाखा के प्रभारी भी थे। जिन्ना का मानना था कि भले ही गांधी का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता हो, इसे शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से हासिल करने की उम्मीद अव्यावहारिक और रणनीतिक रूप से कमज़ोर थी, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पों को सीमित करती थी। गांधी के साथ लक्ष्य और साधनों पर मतभेद, साथ ही गांधी और अली बंधुओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस से असहमति की आवाज़ों के लिए कम सहनशीलता के कारण जिन्ना ने नागपुर सत्र के बाद कांग्रेस और होम रूल लीग दोनों को छोड़ दिया। गांधी की आंदोलन को शांतिपूर्ण और वैध बनाए रखने की उम्मीद अत्यधिक आदर्शवादी थी और पंजाब में ब्रिटिश द्वारा की गई अत्याचारों, जिसे हंटर कमेटी की रिपोर्ट के जरिए सही ठहराया गया था, के सामने निश्चित रूप से अव्यावहारिक थी। जिन्ना ने स्पष्ट किया कि अगर वे किसी लक्ष्य के प्रति आश्वस्त हैं तो वे उसे हासिल करने के लिए अहिंसक तरीकों के अलावा अन्य साधनों के लिए भी तैयार हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने 1946 में भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान सुरक्षित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया। महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली के बीच असहमति बढ़ने लगी, खासकर हिंसा के उपयोग को लेकर। अप्रैल 1921 में मोहम्मद अली ने मद्रास के एरोड में एक भाषण में कहा था कि वो अफ़गानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए मदद करेंगे, जिससे हिंदू समर्थकों की बड़ी संख्या खिलाफत आंदोलन से दूर हो गई। गांधी ने मौलाना को इस बयान के लिए माफ़ी मांगने के लिए मनाया, लेकिन ये घटना उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बनी, क्योंकि ये देश भर में उनके आत्मसमर्पण के रूप में प्रस्तुत की गई थी।
खिलाफत आंदोलन में गांधी के नेतृत्व को लेकर उलेमा में असंतोष बढ़ने लगा। उलेमा चाहते थे कि आंदोलन की दिशा और तरीके शरीयत के अनुसार तय किए जाएं। इस दौर में अप्रैल 1921 में मालेगांव और अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जो इस हिंदू मुसलमान की जय की अस्थिर मित्रता को उजागर करते थे। मई 1921 तक उलेमा ने शरीयत अदालतें स्थापित की और जून में बम्बई खिलाफत सम्मेलन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि गांधी और हिंदू आप खिलाफत आंदोलन में भाग न लें। जुलाई 1921 में कराची खिलाफत सम्मेलन में मौलाना हुसैन अहमद मदानी और अली भाइयों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में मुसलमानों की सेवा को हराम घोषित करने वाला फतवा पेश किया। इसके बाद अगस्त 1921 में मौपला दंगे, जो कि विद्रोह नहीं बल्कि असल में दंगे थे, मालाबार में हुए, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुईं। निश्चित तौर पर आंदोलन को लेकर गांधी जी, कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के बीच मतभेद एक बड़ा रूप ले चुके थे। गांधी ने असहमति के बावजूद नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन चौरा चौरी और बरेली जैसे जगहों पर हिंसा घटनाओं के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। इस स्थिति ने खिलाफत आंदोलन से जुड़े मुस्लिम नेताओं को गांधी के नेतृत्व से निराश कर दिया और उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस से अलग होकर आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य के व्यवहारिक रूप से समाप्त हो जाने के बाद हिंदू मुसलमान एकता, जो आंदोलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी, प्राचीन और लंबे समय से चले आ रहे सांप्रदायिक मतभेदों के कारण तेज़ी से टूटने लगी। ये मतभेद आंदोलन के बढ़ते इस्लामीकरण के कारण गहरे हो गए थे। खिलाफत समितियों की ओर से ये आश्वासन दिया गया कि मुसलमानों को गाय के वध से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन समय के साथ टिक नहीं सके। ये मुद्दा फिर से उभर कर आया। 1924 में खिलाफत आंदोलन की पराजय के बाद मुस्लिम समुदाय का ध्यान फिर से मुस्लिम लीग की ओर मुड़ने लगा। मई 1924 में लाहौर सत्र में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता संभाली। जिन्ना ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में कहा कि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सभी आंदोलनों ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है और अब स्वराज की ओर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। जिन्ना ने हिंदू मुसलमान एकता को स्वराज के लिए आवश्यक बताया, लेकिन यहाँ एकता का मतलब था विशेष प्रांतों में मुस्लिम बहुसंख्या की स्थिति और उन प्रांतों में अलग निर्वाचनों की सुरक्षा के साथ। इसके बाद मुस्लिम लीग के सत्र में स्वराज के 6 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें प्रांतों के लिए पूर्ण स्वायत्तता, मुस्लिम बहुसंख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय पुनर्विन्यास पर कोई बदलाव नहीं और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी शामिल थी। इसके अलावा एकल निर्वाचनों के खिलाफ मुस्लिम लीग का विरोध भी देखा गया, जिसके तहत मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचन मंडलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। 1924 का साल भारतीय राजनीति और हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कांग्रेस इस समय आंतरिक मतभेदों से जूझ रही थी, जबकि मुस्लिम लीग भी सक्रिय हो चुकी थी। कांग्रेस से निकली स्वराज पार्टी ने काउंसिलों में अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु कांग्रेस संगठित नहीं दिख रही थी। जून 1924 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने अपने उद्देश्यों में बदलाव कर मुस्लिम समुदाय के पुनर्गठन पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन अब अप्रासंगिक हो चुका था। इसी समय जुलाई से सितंबर के बीच देश में कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे, जिनमें सबसे भयावह घटना सितंबर 1924 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कोहाट में हुई, जहां हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ और उन्हें बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा। इस घटना ने गांधी और अली बंधुओं के संबंधों में तनाव ला दिया, क्योंकि गांधी ने स्पष्ट रूप से कोहाट के मुसलमानों को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया था, जबकि लीग ने कोहाट में हुए दंगों के लिए हिंदू अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराया और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी और मुस्लिमों के लिए विशेष अधिकारों की मांग दोहराई। इसके साथ ही 1916 में लखनऊ समझौते से शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम सहयोग अब समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन से उभरे मुस्लिम नेताओं का रास्ता अब 3 भागों में बंट गया। पहला गुट अली बंधु और मौलाना हसरत मौलानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी, दूसरा गुट जैसे चौधरी खली कुजमा ये मुस्लिम लीग में चला गया और तीसरा गुट जैसे मौलाना आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आदि कांग्रेस में शामिल होकर भारतीय राष्ट्रवाद और संवैधानिक संस्कृति की बात करने लगे। दक्षिणपंथी हिंदू नेताओं को आशंका थी कि ये तीनों समूह कांग्रेस पर अंदर बाहर से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। समय के साथ ये स्पष्ट होता गया कि मुस्लिम राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी मुसलमानों के बीच क्या वास्तव में कोई अंतर था या नहीं। इसके बाद जेसाई दीपक किताब में मोपला दंगों का विस्तृत वर्णन करते हैं।
1920-21 के दौरान मालाबार क्षेत्र में उग्र हिंसा फैली। उसे सामान्यतः दंगे कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश दस्तावेजों में इसके लिए आउटरेज अर्थात क्रूर अत्याचार शब्द का प्रयोग किया गया था, जो इस हिंसा की तीव्रता और एक तरफा बर्बरता को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। साई मानते हैं कि हम इसलिए इस पूरे प्रसंग को हम इसे मोपला कांड या मोपला अत्याचार कहेंगे। इस हिंसा को केवल खिलाफत आंदोलन से जोड़कर देखना ऐतिहासिक दृष्टि से अधूरा होगा। मालाबार की भूमि पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त थी, जिसका इतिहास कम से कम टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के समय तक जाता है। इस पृष्ठभूमि में खिलाफत आंदोलन एक बहाना और अवसर मात्र था, जिसके माध्यम से एक बार फिर उस क्षेत्र के हिंदुओं को क्रूरतापूर्वक निशाना बनाया गया। इस बार अंतर केवल इतना था कि हिंसा कहीं अधिक भयावह थी और उसके दस्तावेज इतने विस्तृत थे कि घटना के अस्तित्व से इनकार करना असंभव हो गया। साई मानते हैं कि भारत में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन की प्रवृत्ति ये रही है कि जो घटनाएं नकारी नहीं जा सकती उन्हें उचित ठहराने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने मोपला नरसंहार को किसान विद्रोह या मोपला विद्रोह का नाम देकर ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के खिलाफ करी मुसलमानों का प्रतिक्रिया बताया। इसी प्रकार बंगाल में वही मार्क्सवादी विचारधारा 1831 में बारासात में टीटू मीर के नेतृत्व में हुई हिंसा को बारासात विद्रोह कहती है, जबकि उसका मुख्य निशाना हिंदू समाज था। साई का मत यह है कि स्रोतों के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये घटना ना तो सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी और ना ही आर्थिक संकट। यह सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा थी, जिसमें हजारों हिंदुओं को मारा गया, जबरन धर्मांतरण हुआ, मंदिर तोड़े गए और संपत्ति लूटी गई। इसीलिए इसे किसान विद्रोह कहना ऐतिहासिक तथ्यों से आंख मूंदना जैसा होगा। साई मानते हैं कि इसे हिंदू नरसंहार कहना अधिक समीचीन होगा, विशेषतः जब हम इसे इतिहास के लंबे क्रम में रखते हैं, जिसमें धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक अवसरवाद दोनों मिलकर हिंदू समाज को निशाना बनाते रहे हैं। मालाबार में कट्टरता का संक्षिप्त इतिहास हमें ये बताता है कि 1921 की मोपला हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि थी। मालाबार के मोपला मुसलमानों की उत्पत्ति अरब व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं के विवाह से हुई थी, जिससे वे मैपिले यानी के दामाद कहलाए। प्रारंभ में उन्हें जमोरिन जैसे स्थानीय हिंदू राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त था, लेकिन पुर्तगालियों के आगमन के बाद व्यापारिक टकराव शुरू हो गया और ये समुदाय तटीय इलाकों से भीतरी क्षेत्रों की ओर खिसक गया। धीरे धीरे दक्षिण मालाबार के मोपला समुदाय विशेषकर एनाड और वल्लुनाड तालुकों में बसने लगे। ये समाज के निचले तबके से आए हुए लोग थे, जो शिक्षा और जागरूकता के अभाव में धार्मिक उन्माद की ओर झुकाव रखने लगे। साई बताते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के काल में मालाबार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंदुओं और ईसाइयों पर धार्मिक अत्याचार हुए, जिनमें जबरन धर्मांतरण, गौमांस का सेवन कराना और महिलाओं से बालात विवाह जैसी घटनाएं शामिल थीं। 1792 में जब ये क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया, तब ब्रिटिश शासन ने ज़मीनें फिर से पुराने हिंदू जमींदारों को लौटा दी। इससे मोपला किसान फिर से किराएदार और खेतीहर मजदूर बन गए, जिससे उनमें असंतोष और आक्रोश गहराया। 1836 से लेकर 1919 तक ब्रिटिश अभिलेखों में कम से कम 29 बड़े पैमाने पर मोपला विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जिनमें मंदिरों का विध्वंस, हिंदू समाज पर हिंसक हमले और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित कृत्य शामिल थे। 1921 का मोपला विद्रोह इसी लंबे क्रम की परिणति थी, जिसमें किसान असंतोष और धार्मिक उन्माद का संगम देखने को मिला। ब्रिटिश अधिकारियों जैसे जॉन बेगिंगा और विलियम लोगान ने स्पष्ट किया कि केवल भूमि अधिकारों का मुद्दा इस हिंसा का कारण नहीं था, क्योंकि हिंदू खेतीहर मजदूरों की स्थिति मोपला किसानों से भी कहीं ज़्यादा बदतर थी, फिर भी वो हिंसक नहीं हुए। ये सवाल भी उठा कि अगर यह विद्रोह केवल जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था, तो फिर हिंसा में उन्हीं हिंदू वर्गों को क्यों निशाना बनाया गया जो खुद जमींदार नहीं थे। इतिहासकारों और ब्रिटिश कानूनों के माध्यम से ये सामने आता है कि मोपला हिंसा में धार्मिक कट्टरता की प्रमुख भूमिका थी। 1855 में मोपला आउटरीच एक्ट और मोपला वॉर नाइफ्स एक्ट जैसे विशेष कानून बनाए गए, जिनका उद्देश्य इन हिंसक घटनाओं पर रोक लगाना था। इन अधिनियमों के तहत ये स्वीकार किया गया कि मोपला समुदाय ने एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मजहबी उन्माद में विश्वास करता है
और अपनों को काफिरों के विरुद्ध जिहाद में शहीद मानकर मृत्यु की कामना करता था। इस संदर्भ में मालाबार एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहां धार्मिक पहचान, सामाजिक असमानता और औपनिवेशिक शासन के त्रिकोण में हिंसा का विस्फोट होता रहा। इसलिए 1921 का मोपला विद्रोह केवल एक किसान आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घावों का विस्फोटक था, जिसे केवल वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखना उस त्रासदी को समझने में भारी चूक होगी। इस लंबे और जटिल विवरण से ये स्पष्ट होता है कि 1921 का मोपला विद्रोह केवल एक किसान आंदोलन या वर्ग संघर्ष नहीं था, जैसे कि वामपंथी दृष्टिकोण अक्सर प्रस्तुत करता है। इसका मूल स्वरूप धार्मिक उन्माद और आत्म बलिदान की उस भावना से उपजा था जिसमें भाग लेना शहीद बनने की आकांक्षा से प्रेरित था। एक विद्रोही जिसे अंतिम क्षणों में पीछे हटकर आत्मसमर्पण किया ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके और उसके साथियों ने इसलिए भाग लिया था क्योंकि उन्होंने सुना था कि अत्याचारियों को मारने वाला स्वर्ग प्राप्त करेगा। यही आत्मघाती भावना विद्रोह की पहचान बन गई। मोपला लड़ाके जानते थे कि वे मरेंगे, परंतु उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। साई संदर्भ के साथ एक तथ्य के तौर पर ये बताते हैं कि 1896 की मंजीरी मंदिर में पकड़े गए एक घायल मोपला ने साफ कहा, हम मंदिरों में सैनिकों से लड़कर मरने के इरादे से आए थे, यही हमारा उद्देश्य था। इस तरह की भावनाओं को और अधिक गहराई दी धार्मिक नेताओं ने, जिन्हें स्थानीय रूप से टंगल कहा जाता था। अरब मूल के ये सैयद विशेष रूप से मामरन और ममपुरम मस्जिद और पूनानी जुम्मा मस्जिद के टंगन मोपला समुदाय को धार्मिक रूप से प्रेरित करते थे और कट्टरवाद की भावना भरते थे। ब्रिटिश अधिकारी विलियम लोगन ने भी मालाबार मैनुअल में उल्लेख किया है कि ममपुरम मस्जिद के टंगल की मृत्यु के बाद भी हिंसा की योजना बनाने वाले उनकी मजार पर प्रार्थना के लिए जाया करते थे। इसी विषय पर एनी बेसेंट ने गांधी को संबोधित करते हुए मालाबार की पीड़ा शीर्षक से एक तीखा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मोपला विद्रोह को खिलाफत और असहयोग आंदोलन की प्रत्यक्ष परिणति बताया। उन्होंने गांधी के आदर्शवाद पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि उनके और अली बंधुओं के उपदेशों ने मुसलमानों के बीच भ्रम और धार्मिक कट्टरता फैलाई है, जिससे हजारों हिंदू परिवार उजड़ गए। एनी बेसेंट ने लिखा कि उन्होंने खुद शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था, जहां उन्होंने उन पीड़ितों की आंखों में अवर्णनीय पीड़ा और हताशा देखी, जिन्होंने अपने प्रियजनों को बेरहमी से खो दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी अगर शांति की अपील कर रहे हैं तो क्या वह चाहते हैं कि मोपला विद्रोही फिर से हमला करके बचे हुए लोगों को भी समाप्त कर दें। मोपला विद्रोह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग है जिसमें धार्मिक उन्माद, उपनिवेशवादी राजनीति और सामाजिक विभाजन की त्रासदी एक साथ देखने को मिलती है। मौलाना हसरत मोहानी का मत था कि हिंदू मुस्लिम एकता तभी संभव है जब अंग्रेज़ों को हमारे आपसी मामलों में हस्तक्षेप न करने दिए जाए। उनका कहना था कि मोपलाओं ने जिन हिंदुओं को लूटा, उनकी एक वजह ये भी थी कि जब मोपला लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तब हिंदू पड़ोसी उनकी मदद करने के बजाय अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचा रहे थे। उनका यह भी तर्क था कि जब भी कोई समूह आत्मरक्षा में युद्धरत हो और जंगलों में शरण लिए हो तो वह शत्रुओं और उनके समर्थकों से भोजन या धन लेना लूट नहीं बल्कि ज़रूरत होती है। लेकिन इस तर्क का कांग्रेस के माधवन नायर ने कड़ा खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोपला विद्रोह की शुरुआत 20 अगस्त को हुई और 21 से 23 अगस्त तक बड़ी मात्रा में हिंदू घरों में लूटमार और हिंसा की गई। तब तक ना तो वहाँ कोई सैन्य टुकड़ी पहुँची थी, ना ही मार्शल लॉ लागू हुआ था, अर्थात आक्रमण पूर्णतः एक तरफा, अचानक और निहत्थे नागरिकों पर था, जिसका कोई तात्कालिक कारण नहीं था। इस भीषण त्रासदी का सबसे मार्मिक चित्र उस पत्र में मिलता है जो मालाबार की पीड़ित हिंदू महिलाओं ने लॉर्ड रीडिंग की पत्नी को भेजा था। इस पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने मारा गया, गर्भवती महिलाओं को बेरहमी से मार दिया गया, जबरन निकाल किए गए, घर संपत्ति धर्मस्थल सब कुछ नष्ट कर दिया गया और बचे लोग भुखमरी और दरिद्रता की अवस्था में जंगलों में छिपे रहे। यह पत्र किसी प्रतिशोध की मांग नहीं करता, बल्कि न्याय, सुरक्षा और सहायता की करुण पुकार है। उन्होंने लिखा कि वे बदला नहीं चाहते क्योंकि मरे हुए परिजन वापस नहीं आएंगे, लेकिन वे न्याय अवश्य चाहते हैं ताकि वे फिर से सम्मानपूर्वक जी सकें और उसके साथ जो बर्बरता हुई है वो इतिहास में कहीं दब ना जाए।
ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस चरण की दुखद सच्चाई थी जिसमें एक ओर राष्ट्रीय एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कल्पना की जा रही थी, तो दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता की आग में निर्दोष लोग भस्म हो रहे थे। अंग्रेज इस हिंसा के बीच खामोशी से खड़े रहे क्योंकि ये विभाजन उनके लिए एक राजनीतिक लाभ का अवसर था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इसे एक भयंकर मजहबी उन्माद के रूप में देखा है, जो ब्रिटिश विरोध की आड़ में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा में बदल गया। उनका कहना था कि इस हिंसा का स्वरूप बताता है कि सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक असंतोष नहीं था, बल्कि मजहबी विचारधारा से संचालित था। इस घटना के दशकों बाद 1959 की केरल की ईएमएस नमूद्रीपाल सरकार ने मुस्लिम लीग के दबाव में मोपला विद्रोह से जुड़े तालुकों को मिलाकर मलप्पुरम जिला बनाया, जो मुस्लिम बहुल जिला है। इसे कई आलोचकों ने दूरराष्ट्र सिद्धांत की गैर जायज़ संतान भी कहा। 2011 की जनगणना के अनुसार मलप्पुरम में 70% से अधिक आबादी गैर मूल निवासियों की है।